अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, नावल्स भी पढ़े होंगे। और आज मैं आपके लिए जो आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है मसाले यार। अरूबा मसूद ने लिखा है, बहुत ही अच्छा नावल है। नावल की तरफ पढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। सुबह का मौसम बहुत खुशगवार था। रात को बारिश बहुत देर तक होती रही, जिससे मौसम में ताजगी आ गई थी। और वैसे भी ये मौसम उसकी कमज़ोरी था, उसे बारिशों की खुशबू बहुत पसंद थी। ऐसे मौसम में अक्सर वो अपनी राइटिंग टेबल में बैठ कर कलम उठाकर कुछ ना कुछ लिखने लगती। अभी भी वो कलम हाथ में कलम उठाए अपने ख्यालात डायरी पे उतार रही थी। तुम चुप रहे प्याम में मोहब्बत यही तो है, आंखें झुकी नज़र की क़यामत यही तो है। महफिल में लोग चौंक पड़े मेरे नाम पर, तुम मुस्कुरा दिए मेरी कीमत यही तो है। तुम पूछते हो तुमसे शिकायत भी की कभी, सच पूछते हो तो मुझे शिकायत यही तो है। वादे थे बेशुमार मगर ए मजाज यार, हम याद क्या दिलाएं नज़ाकत यही तो है। मेरे तलब की हद है ना तेरे अता की हद है, मुझको तेरे करम की नदामत यही तो है। हवा का झोंका उसके चेहरे से बिखरे बालों को हटा दिया तो उसने मुस्कुराकर खिड़की से बाहर देखा। फिर वो अपनी डायरी बंद करके उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई। नीचे मामूली से मामूल से हटकर गहमा गहमी थी। सब इधर से उधर काम में मसरूफ़ थे, इसलिए ये नया नहीं था। काफ़ी दिनों से यही रूटीन बनी हुई थी घर की, क्योंकि आज से 3 दिन बाद उसकी शादी थी। वो बहुत खुश थी। माही इस आवाज़ पर वो खिलकर मुस्कराई। यार बहुत बहुत सॉरी, मैं लेट हो गई, मैंने जल्दी आना था, लेकिन तुम्हें पता है ना बाबा आउट ऑफ कंट्री गया हुए थे, घर में कोई नहीं था सिवाय हमजा के। वो पीछे से उसे गले लगाए हुए मासूमियत से बोली। मारूफ उसकी तरफ मुड़ी और मसनूई खुफी से उसे देखा। किचन की तरफ चली गई। परिशे ने उसकी पुश्त को घूरा और उसे मनाने उसके पीछे किचन में चली आई। तो मुझसे नाराज़ हो गई हो, उसने नाचारगी से पूछा। तो माही ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, जिसका मतलब था वो उससे नाराज़ है। तुम मुझसे यानी कि परिशे हमदानी से नाराज़ हो गई हो। सही है भाई, जब इतने अच्छे वेल सेटल बंदे से शादी होने जा रही हो, ऊपर से हमारे होने वाले जीजा GSP भी हैं, तो हम गरीबों को कौन मुँह लगाएगा। फिर यूं ही बहाने से हमसे नाराज़ होकर पीछा छुड़ाने की कोशिश की जाएगी। तो ऋषि की ज़बान चलना शुरू हो गई थी, लेकिन माही पर असर ना होते देख उसने माही का रुख अपनी तरफ किया। मेरे लिए दूल्हा तुमने ढूंढा है, उस उम्मीद से आंखें टपटपा कर कहना है, पर ना चाहते हुए भी माही की हंसी निकल गई। वैसे ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रह सकती थी। अब तो मान ही गई हो कि तुम कॉलेज चले, तो कल कॉलेज चलें। परी ने मारूफ के हाथों से फ़राइज़ की प्लेट लेते हुए कॉलेज लॉन्च में लगे सोफ़े की तरफ बढ़ गई। मारूफ ने उसे घूरा और उसके साथ बैठकर उसकी गोद से प्लेट उठाई। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मेरी शादी है 3 दिन बाद और मैं 22 सैस पट्टे को निकल जाऊँ। अरे तुम फ़िक्र क्यों करती हो, मैं हूँ ना, मैं अंकल से बात कर लूँगी। उसने प्लेट वापस अपनी गोद में रखी। हाँ हाँ, इतनी तुम टीस मारफान। उसने एक ज़बरदस्त घुर्री के साथ प्लेट वापस अपनी हाथ में ली। क्या मसला है तुम्हारा लड़की। वो एकदम चलाई के माही के हाथों से प्लेट नीचे गिर गई। माही का मुँह खुल गया, जबकि परी के रगों रगों पे सुकून उतर आया। मुझे नहीं खाने दिया तो यही होना था। चलो अब अच्छी घरेलू ख़वातीन की तरह सफाई करो। परी ने उसका मुंह थपथपाते हुए कहा। दफ़ा हो, मैं नहीं जा रही, जाएंगे तो तुम्हारे अच्छे भी। परी की ज़ुबान फिसली। क्यों भाई, इनका मेरे कॉलेज का क्या काम। माही ने मुश्किल नज़रों से परी को देखा, क्योंकि माही के अच्छे वो सिर्फ SP को ही कहती थी ना। नहीं पागल हो तुम भाई, वो भला क्यों आने लगे वहाँ, वो तो बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। परी ने दांत निकालते हुए कहा, क्योंकि अभी तक माही उसे मशकूक नज़रों से देख रही थी। उसके दिमाग में हमेशा ही कोई खीर पक रही होती थी, इससे अक्सर माही नावाकिफ़ होती। वो खीर किसी के लिए मीठी होती तो किसी के लिए इतनी मीठी कि इस बेचारे को शुगर हो जाती। अस्सलाम वालेकुम, हमारी बेटी आई है। इस सवाल पर दोनों ने मुड़कर देखा। हसन फरूकी साहब, जो कि माही के वालिद थे, वो खड़े थे। वो एक मशहूर बिजनेसमैन थे, जो कि अक्सर दूसरे ममालिक अपनी डील्स के लिए जाया करते थे। वालेकुम अस्सलाम अंकल, मैं कब की आई बैठी हूँ, अब आ रहे हैं, उसने मुँह तोड़कर कहा। तो हसन साहब मुस्कुराकर उससे कहने लगे, आज शतरंज की बरसात हो जाए। वो और हसन साहब अक्सर शतरंज खेला करते थे। आज तो वो कई दिन बाद खेलने का पूछ रहे थे। कौन काफिर इनकार करता। आपने जानबूझकर इस वक्त
शतरंज की बात की ताकि मैं नाराज़ भी ना हो सकूँ। वो उनकी चालाकी समझकर बोली, बेटा हम आपके बड़े हैं, आप नहीं। वो शतरंज की गोटियों को सेट करते हुए मुस्कुरा कर बोले। माही इन दोनों को देखकर किचन की तरफ बढ़ गई, क्योंकि अब उन्होंने बहुत देर तक शतरंज खेलनी थी। वो दोनों माल के सामने खड़ी थी। बहुत से लोग अंदर जा रहे थे और कुछ बाहर आ रहे थे, लेकिन वो दोनों अंदर नहीं जा रहे थे। क्यों? क्योंकि परिचय हमदानी अपने मोबाइल में मुंह घुसाए पता नहीं किससे बात करने में लगी हुई थी, और मारूफ के 1000 बार मुखातब करने पर भी मतवज्जो नहीं हो रही थी। माही ने अब की बार उसके पाँव पर पाँव मारा तो वो चला उठी। मेरा पाँव टूट गया, अब मैं कैसे चलूँगी? कौन मुझसे शादी करेगा? अब मैं किसी को पसंद नहीं आऊँगी। अम्मी परी के ड्रामेबाजी शुरू हो गई थी, जिस पर माई का दिल ने उसे अपना सर पीट लिया। अपना मुंह बंद करो, नहीं तो मैंने टेप लगा देनी है। अल्लाह माफ़ी, इतनी ऊंची चीख, मेरे कान के पर्दे अभी तक सलामत है, मैं हैरान हूँ। माही का दिल दहल गया था उसकी चीख सुनकर। आसपास से गुजरने वाले लोग भी मुड़कर उसे देखने लगे थे। अल्लाह करे आग लगे तुम्हारे इस मोबाइल को, मैंने उसे उठाकर कूड़े में फेंक देना है। माही ने मुसलसल उसको फ़ोन में बिजी देखकर झंझनाकर कहा, अभी पाँव टूट रहा है और अब वो सुकून से खड़ी थी। टूट रहा था, अब वो सुकून से खड़ी थी। क्या मसला है? तुम सबको मेरे फ़ोन से एक अम्मी कम है जो तुम भी मेरे मासूम फ़ोन के पीछे पड़ गई हो? बेजान चीज़ के पीछे सारा जहां पड़ा हुआ है। परी ने फ़ोन को सीने से लगाते हुए कहा, तो माई का दिल किया इसका सर फाड़ दें। कभी कभी वो आजज़ आ जाती थी इसकी इन उल्टी हरकतों पे। हम अंदर कब जाएंगे? परिशे हमदानी माही के ने दांत कुचकुचाकर परी से कहा। वो जब उस पर गुस्सा होती तो अक्सर उसके पूरे नाम से उससे पुकारती थी, ये दोनों में कॉमन था। अभी चलते हैं, धीरज रखो धीरज, परी ने उसे पिचकारते हुए कहा, जबकि वो जानती थी कि अब माही का गुस्सा साथ में आसमान तक पहुंचने वाला है। एक तो तुम मुझे कॉलेज का कहकर माल ले आई और अब अंदर नहीं जा रही, पता नहीं किसका इंतज़ार कर रही हो। देखो मेरा सब्र अब ख़त्म हो गया है, तुमने खड़ी होना है तो खड़ी रहो जिस मर्जी के साथ। अब माल हेलो माही। माही का गुस्सा साथ में आसमान तक पहुंच चुका था। वो गुस्से में बोलती चली जा रही थी जब अपने आकब से आने वाली आवाज़ पर उसकी ज़बान को ब्रेक लगी। ये लहजा, ये आवाज़, ये नाम, उसे पता लग गया कि उसके पीछे कौन खड़ा है। क्योंकि उसे माही सिर्फ दो ही लोग कहते थे, एक परी, दूसरा एसपी इर्तज़ा हैदर। वो किसी और को परी कहने भी नहीं देती थी। लोग उसका निकनेम अक्सर माही ही कहते थे। वो उनको संजीदा लहजे में कह देती, माई नेम इज़ मारूफ, आई रिपीट माई नेम इज़ मारूफ। और किसी की अगली बात हिम्मत नहीं होती थी कि उसे माही कहे, लेकिन सब दो लोगों को इजाज़त थी। आप यहाँ? माही को तो सकता ही तारी हो गया था उसे यहाँ देखकर। क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? ये पब्लिक प्लेस है, उसने मुस्कुराती आंखों से माही को देखते जवाब दिया। मेरा वो मतलब नहीं था। माही बुरी तरह कंफ्यूज हुई थी उस वक़्त उसे अपने सामने देखकर। वो उसकी आंखों में देखकर दुनिया भूल जाया करता था। पब्लिक प्लेस, परी ने पब्लिक प्लेस पर अच्छा खासा जोर देते हुए उन्हें अपनी जानब मुतवज्जो किया। वो दोनों जो एक दूसरे को देखते हुए हर चीज़ से बेखबर थे। परी की आवाज़ पर दोनों का इर्तिकाज़ टूटा तो और फ़ौरन से माही नज़रें फेर की, जबकि इर्तिज़ा की नज़रें अभी भी उसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। गुड जॉब परी, अब तो मुझे मेरी बीवी के साथ थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। इर्तिज़ा के कहने पर माही ने उसे चौंक कर देखा। ऐसे कैसे? उसे माही का हाथ पकड़े माल के अंदर जाता देख परी के अंदर की परिशे हमदानी जाग गई। पहले करोड़ा पैसे लगेगा। आपको पता भी है आपकी बेगम साहिबा को यहाँ पर रोकना कितना मुश्किल था। कितने चाहिए? इर्तिज़ा ने वॉलेट खोलते हुए परी से कहा। देखिए मैं ज़्यादा तो नहीं मांगूंगी, सिर्फ 20,000। परी ने पहले सोचने की एक्टिंग करने की नाकाम कोशिश की, फिर अपना मुतालबा सामने रखा। इर्तिज़ा ने मुस्कुराते हुए पैसे उसके हाथ में रखे तो माही का मुँह खुल गया। ये सब तुमने? माही को समझ नहीं आया आयत क्या बोले। उसे इस वक्त परी पर शदीद गुस्सा आ रहा था। परी ने मासूमियत से पैसों का पंखा बनाकर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लबों पर लिए माही को देखा।
तो वो दांत कुचलाकर रह गई और इर्तिज़ा उसे लिए आगे बढ़ गया। माही ने मुंह पीछे करके मुंह पर हाथ फेर कर परी को धमकाया, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। जिस पर परी ने उसे एक फ्लाइंग किस दी। माही ने अपना सर पीटा, और यह लड़की नहीं सुधर सकती। इर्तिज़ा मारूफ का हाथ पकड़े चल रहा था। माही ने उसे किन आंखों से देखा। वो ब्लैक कलर की सलवार कमीज पहने, कफ कोहनियों तक मोड़े, क्रीम कलर की शाल ओढ़े, बालों को जेल से सेट किए, किसी का भी दिल धड़का सकता था। माही के यूं उसे देखने पर इर्तिज़ा ने उसे थोड़ा करीब करके सामने नजरें रखे, सरगोशी के अंदाज में कहा, शोहर हूँ तुम्हारा, मुझे देखने का परमिट तुम्हारे पास है, फिर ये चोरी कैसी? उसकी चोरी पकड़ जाने पर उसने जी भर के खुद को कोसा, जबकि इर्तिज़ा अब हाथ सीने पर बांधे दिलचस्पी से उसकी हरकतों को देख रहा था। जो हमेशा की तरह कंफ्यूज होते हुए नजरें झुकाए उंगलियां चटकाने में मसरूफ थी। मुस्कुराते हुए सर झटक कर उसे लिए एक शॉप के अंदर किया। ये ट्राई करके आओ। इर्तिज़ा ने एक नहायत खूबसूरत वाइट कलर का सूट उसे पकड़ाते हुए कहा, जिस पर गोटे का काम हुआ था और इसका दुपट्टा नेट का बना हुआ था। वह चुपचाप सूट लिए चेंजिंग रूम चली गई। इर्तिज़ा को उसका इंतजार करते अभी थोड़ी वक्त हुआ था कि उसे कॉल आ गई। जैसे वो सुनने के लिए शॉप से बाहर निकल गया। बात करते करते वो अचानक पलटा तो वो सब कुछ भूल गया। माही अपना दुपट्टा शानों को सेट करते हुए उसकी तरफ आ रही थी। वो इस वाइट सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इर्तिज़ा फूट बंद करके उसके पास आया। बहुत अच्छा लग रहा है, इसे पैक करवा दें? तो इसे पैक कर दें। पहली बार माही जबकि दूसरी सेल गर्ल्स को कहने के बाद उसने माही को देखा, लेकिन उसकी बात अभी पूरी हुई थी कि इर्तिज़ा उसे लिए आगे बढ़ गया। पीछे वो दांत कुचलाकर रह गई। उसके बाद इर्तिज़ा ने माही को अपनी पसंद की ढेर सारी शॉपिंग करवाई, चूड़ियाँ, झुमके, मेकअप, हील्स, बैग्स और बहुत सारा सामान। अगले दिन माही अपने कमरे में बैठी फ़ोन यूज़ कर रही थी कि एकदम से दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया। माही के हाथों से फ़ोन गिरते गिरते बचा। उसने गुस्से से आने वाले को देखा तो छट गई। सामने परीक्षे हमदानी खड़ी थी। छटने की वजह वो नहीं, उसका हुलिया था, बिखरे बाल, आंखों के नीचे हल्के हो तो आंखें थोड़ी थोड़ी सूजी हुई थी, जैसे वो काफ़ी देर रोती रही हो। मोबाइल पकड़े साथ वो माही के बेड के पास आकर बैठ गई। वो माही के साथ बैठकर फिर से रोने लगी। माही ने उसे बेड पर उठाया और पानी का गिलास उसे पकड़ाया। प्लीज़ परी, थोड़ा सा पी लो। तुम्हें हुआ क्या है? तुम मुझे उसने एक नज़र माही के परेशान चेहरे की तरफ देखा और पानी का गिलास पकड़कर मुंह से लगा लिया। एक दो घूंट पीने लेने के बाद उसने वापस गिलास माही को पकड़ाया। ओके, एक सांस लो। माही ने उसके चेहरे से आंसू साफ करते हुए कहा तो परी ने उसकी बात मानते हुए गहरे सांस ली। अब बताओ हुआ क्या है? माही ने उसे अपने साथ लगाते हुए कहा और उसका हाथ दबाया। वो मारूफ परी कंफ्यूज सी होकर माही को देखने लगी और साथ ही उसकी आंखें नम हुई। वह ऐसे नहीं कर सकता। उसे ज़रा रहम नहीं आया। बदतमीज़ परी के यूं कहने पर माही परेशान हुई कि जहाँ तक उसे इल्म था परी का किसी के साथ किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं था। वो लड़कों से दोस्ती भी नहीं करती थी। एवं अपने ख़ानदान के लड़कों से भी वो पॉइंट टू पॉइंट बात करती थी, जिससे वो अपने कज़न से बात बिल्कुल भी फ्रैंक नहीं थी। उसकी वाहिद दोस्त भी मारूफ ही थी, जिससे वो हर बात शेयर करती थी। फिर परी बात किसकी कर रही थी? परी, मुझे बताओ, तुम किसकी बात कर रही हो? कौन है वो? माही के ज़हन में उभरने वाले सवाल को ज़ुबान पर लाया तो परी ने उसकी जानब लाल आंखों से देखा। वो मर गया। परी से रोंदे हुए लहजे में माही को बताया। क्या? माही की आंखें फटी की फटी रह गई। हाँ माही, उमर मर गया। वो अलीज़े से इतनी मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी खातिर पीछे हट गया और फिर राइटर्स ने उसे मार दिया। अच्छा नहीं किया उसने उमर के साथ। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी उन्हें। उसे अलीज़ा को जुनैद के साथ देखकर सांस नहीं आया और वो मर गया। वो कैसे मर सकता है? माही परी अपनी बात कहकर हाथ चेहरे पर रखे फिर से रोने लगी और माही वो तो साकर जामद परी के मुंह से निकलने वाले अल्फाज को सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि मतलब क्या है। जब उसे समझ आया तो पहले उसका सत्ता टूटा, फिर उसने परी के गिर से अपने हाथ हटाया तो परी ने चेहरे पर से हाथ पीछे करके माही को देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उससे पहले कि माही परी को पकड़ती, उसने दरवाज़ा खुला देखकर मौका गनीमत जाना और बाहर दौड़ लगा दी। परिशे हमदानी माही की चीख पर उसका चटपार कहका गूंजा, जो माही के तन बदन में आग लगा गया। अब मंजर कुछ यूँ था कि परिशे आगे को मारूफ उसके पीछे पीछे जो चीज़ हाथ में आ रही थी उसे मार रही थी, लेकिन परी हर बार इस वार से बच जाती, जो माही के गुस्से को और भड़का देती। अब परी सोफे के गिर्द चक्कर लगा रही थी और माही कुशन उठाकर उससे मार रही थी, जो परी कैच कर लेती। तुम आज नहीं बचोगी मुझसे। माही ने गुस्से से एक और कुशन उसकी जानब फेंका। पहले पकड़ तो लो।
नो बरी नो बरी नो, वो साथ ही उसने एक कहका लगाया। परी को कहका लगाने में मसरूफ देख माही ने एक क्वेश्चन खींचकर परी के मुंह पर मारा, जिससे वो अपना थोड़ा बरकरार न रख पाई और सोफे पर धड़ाम से गिरी। माही ने जल्दी से उसे जा लिया। इसीलिए सियाने कहते हैं कि बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए इंसान को। माही ने उसको जिताते हुए कहा, माही छोड़, मैं तुम्हारे एसपी को सलाम पेश करती हूँ जो तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी खराब करेंगे। परी ने माही की दुखती रग पर हाथ रखा। तुमने उनसे अगर ऐसी कोई ऐसी वैसी बकवास की तो मैं तुम्हारा हश्र बिगाड़ दूंगी। माही ने उसे छोड़ते हुए कहा तो परी ने मौके का फ़ायदा उठाया, उससे दूर जाकर बैठ गई। ऐसे एक बात बताओ, ये उमर कौन है? माही ने कुछ मशकूक नज़रों से परी को देखा। वो नावल का हीरो, परी ने दांत निकालते हुए कहा। माही ने दोनों हाथ उसकी तरफ करते हुए उसे दफ़ा किया, जैसे उसने सीने पर हाथ रखकर कबूल किया। परी शमदानी ने शर्मिंदा होना सीखा ही नहीं, वो लोगों को शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया करती थी। आज माही की मेहंदी थी। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद वो अपनी और परी के लिए चाय का कप सामने उसके कमरे में ले आई। परी भी नमाज़ पढ़ने के बाद सोने लगी। जब माही को चाय अंदर लाते देखकर उठ बैठी। तुम जाग रही हो? माही ने परी से हाँ हाँ, आ जाओ, अपना घर समझो, उसके शरारत से कहने पर माही मुस्कुरा दी। अब ये मेरा घर तो नहीं रहेगा, माही ने कुछ उदास होते परी से कहा। वो उसके बराबर आकर बैठ गई तो परी ने भी चाय उसके हाथ से ले ली। दोनों के दरमियान खामोशी थी और इसी खामोशी में चाय खत्म हुई। माही ने अपना खाली कप साइड पर रखते के बाद परी की गोद में रख लिया। परी ने भी अपना खाली कप साइड पर रखा। अम्मी होती तो कितनी खुश होती। थोड़ी देर बाद माही की आवाज़ गूंजी तो परी के चेहरे पर उदास मुस्कुराहट आ गई। वो समझ गई थी वो आज अपनी माँ को मिस कर रही है। माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। परी, माही की आवाज़ रोंदी हो गई। माही, तुम्हारे पास इतने अच्छे रिश्ते हैं। अल्लाह ने अगर एक रिश्ता चुना है तो कितने प्यारे रिश्ते भी अता किए हैं। अंकल अपना बिजनेस होने के बावजूद तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं, कभी आंटी की कमी महसूस नहीं होने देते। तुम्हारे अच्छे हैं जो तुमसे इतना प्यार करते हैं, इतनी केयर करते हैं तुम्हारी। और फिर मैं भी तो हूँ, तुम परीक्षा हमदानी इतनी अच्छी और इतनी क्यूट। सारी बात करने के बाद एंड पर उसने शरारती लहजा अपनाया ताकि माही का ध्यान बढ़ सके। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे इतने अच्छे रिश्ते दिए हैं। मैं जानती हूँ पर परी अम्मी वहाँ भी खुश होंगी। उन्हें मुझे शादी के रूप में दिखने का बहुत शौक था। माही ने उदास मुस्कुराहट ये कहा। तुम परेशान मत हो, सब ठीक होगा। परी ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। थैंक यू सो मच परी, यू आर माई सनशाइन। माही के लहजे में मोहब्बत समोए क्या तो परी मुस्कुरा दी। वो अक्सर उदासी में परी के पास आया करती थी और जब नॉर्मल होती तो यही लाइन हमेशा कह देती। आज इर्तज़ा के एक दोस्त ने लंदन से आना था और इर्तज़ा कब से उसका इंतज़ार करते एयरपोर्ट में मौजूद था। वो उसका बचपन का दोस्त था, दोनों के घर भी साथ साथ थे। इर्तज़ा ने उसे भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करने को कहा था, लेकिन उसका रुझान बिजनेस बनाने में था। इसी सिलसिले में वो अमेरिका गया था। आज इतने सालों की मेहनत के बाद वो एक मशहूर बिजनेसमैन बनकर पाकिस्तान आ रहा था। उसका बिजनेस ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पाकिस्तान में भी फैला हुआ था। अब वो अपने दोस्त की शादी अटेंड करने पाकिस्तान आ रहा था और इर्तज़ा के निकाह में भी मौजूद नहीं था। इस पर इर्तज़ा ने उससे कई दिन बात नहीं की थी, लेकिन उसने इर्तज़ा को मना लिया था ये कहकर के वो इसकी शादी पर ज़रूर आएगा। काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद आखिर वो उसे नज़र आ ही गया। ब्लैक कलर की पैंट शर्ट पहने और ऊपर ब्लैक ही लेदर की जैकेट पहने, जिसके बाजू उसने कोनियों से थोड़े नीचे तक रखे हुए थे। बाल माथे पर बिखरे हुए थे जिन्हें वो बाहर से सवार रहा था। जेबों में हाथ डाले चलते हुए शामिर इर्तज़ा की जानिब आ रहा था। इर्तज़ा ने उसके करीब पहुँचते उसे गले लगाया। शादी मुबारक बड़ी इर्तज़ा को हग करते शामिर ने कहा। खैर मुबारक, इर्तज़ा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। भाभी कैसी है? मैं तो कह रहा हूँ सोच ले एक बार, शामिर उसे छेड़ते हुए कहा। ये जैसी और नहीं मिलेगी। इर्तज़ा की आंखों में एक अजीब चमक थी जिसे देखकर शामिर ने उसकी खुशियों की दिल से दुआ की थी। चल चले, इर्तज़ा ने उससे कहकर बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। मारूफ का घर आज दुल्हन की तरह सजाया गया था। सर्दियों की ग्रिल पर फूलों को लड़ियों की सूरत लगाया गया था। पूरा घर गेंदे के फूलों से सजाया गया था। बाहर
लॉन में सजाकर इस पर झूला लगाया गया था जहाँ इर्तज़ा मारूफ ने बैठना था। इस झूले को भी गेंडों के फूलों से सजाया गया था। मारूफ भी किसी से कम नहीं लग रही थी। हर वक्त सादा से हुलिये में रहने वाली मारूफ आज तैयार होकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। इर्तज़ा को उसका यही सादा रूप तो भाया था। भाई इर्तज़ा भाई ने तुम्हें सादा से हुलिये में देखकर रिश्ता भेज दिया था। अब यूँ सजे सवरे देखेंगे तो बेचारे के दिल पर कुछ तो रहम करो। प्रीशा जो माई को देखने आई थी, अभी तक वो तैयार हुई कि नहीं, उसे बिल्कुल तैयार देखकर खुद को बोलने से रोक ना पाई। वो प्रीशा हमदानी ही क्या जिसकी ज़बान खामोश हो जाए। वो पीले रंग के शरारा पहने जिस पर गोटे का काम हुआ था, बालों की चुटियाँ बनाए, आगे को चंद जीते निकाले, पाँव में गुस्सा पहने वो बिल्कुल परी ही लग रही थी। माही ने उसे देखते ही उस पर दुआएं पढ़कर उस पर फूका। अब भाई चले, आपके वो आने वाले हैं। परीशा ने वो पर जोर देते हुए माई से कहा। तुम अब उनके सामने कुछ बकवास मत करने लग जाना। माई ने मसनूई गुस्से से उसे तनबिया करते हुए कहा। ओहो परी अब भी बाज ना आई तो माई उसे छोड़ रही थी, खुद बाहर की जाने बढ़ गई। परी पटा कर उसके पीछे गई। तुम दुल्हन हो, तमीज़ का ते भी पता है, दुल्हन खुद नहीं जाती। सब लोग आ चुके थे। माही और इर्तिज़ा को भी लाकर स्टेज पर बिठाया गया था। वो दोनों साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। वेट फॉर ईच अदर। एसपी इर्तिज़ा हैदर जो कि अपने दोस्त स्टेशन में बहुत ही सख्त और सरील के नाम से मशहूर था, लेकिन इस लड़की को देखकर उसके चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ जाती थी। मारूफ हसन जो कि एक सादा सी ज़िंदगी गुजारने वाली और माँ के बगैर पलने वाली लड़की थी, इर्तिज़ा के निकाह के बाद उसको ही देखा और उसकी को ही सोचा बहुत खूबसूरत लग रही हो हमेशा की तरह। इर्तिज़ा ने उसकी तरफ झुकते नज़रें सामने रखते हुए कहा। शुक्रिया। माही ने मुस्कुराते सर झुकाकर जवाब दिया। वैसे खलाका, तुम्हें मेरी भी तारीफ़ करनी चाहिए। इर्तिज़ा ने उसे छेड़ते हुए कहा। आप भी लग रहे हैं। माही को समझ नहीं आया वो कैसे तारीफ करे। इर्तिज़ा ने अपना मुश्किल अपना कहकर रोका। क्या लग रहा हूँ? इर्तिज़ा ने पूछा। माही ने कुछ बोला ही नहीं। बोलो, मोटा लग रहा हूँ? अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। इर्तिज़ा के यूँ यकदम संजीदा होकर बोलने पर माही ने घबराहट में जो मुंह में आया बोल दिया। फ़ौरन ही ज़बान दांतों में गई। बाकी की कसर इर्तिज़ा के कहकर ने पूरी कर दी। माही ने जी जान कर खुद को कोसा। हाल की लाइट्स यकदम बंद हो गई और स्पॉटलाइट की रोशनी घर के दरवाजे पर गई थी और म्यूज़िक ऑन हो गया। सब तजस्सुस से दरवाजे की जानब देखते थे। इतने में शामिर घर में दाखिल हुआ और बाकी बिल्कुल रुक गया। तभी एक लड़की हाथ में माइक पकड़े घर के दरवाजे से स्पॉटलाइट की रोशनी में चलती आई। आजा लड़े फिर खिलौनों के लिए, तू जीते मैं हार जाऊं। माही उसे देखकर हैरान हुई खड़ी हो गई। इसी वक्त एक स्क्रीन रोशन हुई। माही को यकीन नहीं आया अपनी आंखों पर। वो माही और परी को हाथों में खिलौने थे। यकदम माही ने परी के हाथ से उसका खिलौना ले लिया और परी चीख मारती हुई उसके बाल दोनों हाथों से खींचने लगी। माही की ये देखकर हंसी निकल गई। फिर परी ने उसके बाल खींचकर ठीक किए और अपने सारे खिलौने माही को दे दिए। माही ने मुस्कुराती नम आंखों से परी को देखा जो माइक पकड़े उसे ही देख रही थी। आजा करें फिर वही शरारतें, तू भागे मैं मार खाऊं। मंजिल बदला माही और परी बालों की दो पोनियाँ बनाई गली में किसी के घर के सामने खड़ी थी। अब वो दोनों कुछ बड़ी हो लग रही थी। यकदम माही ने इस घर की बेल बजाई और दौड़ लगा दी। परी भागने लगी थी कि घर दरवाज़ा खोलकर एक भी माइल औरत बाहर आई और परी को कान से पकड़कर उसके घर गई। दोनों को याद आया उसके बाद अम्मी से बहुत डांट पड़ी थी। मीठी सी वो गाली, तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं। परी चलते हुए स्टेज की तरफ आई। तेरा यार हूँ मैं। परी ने अपना एक हाथ माही की तरफ बढ़ाया। माही ने उसे गले लगा लिया। सब उसकी दोस्ती देखकर हैरान थे। माही ने परी को गले लगाते ही उसके हाथ से माइक लिया। जाते नहीं कहीं भी रिश्ते पुराने किसी नए के आ जाने से। माही उससे जुदा हुई और दोनों हाथों से उसके हाथ को थामा। जाता हूँ मैं तो मुझे तो जाने दे।
क्यों परेशान है मेरे जाने से? माही ने परी का चेहरा अपने हाथों में थामा। दोनों की आंखें नम थीं। एक तेरी याद का ही सातों जन्म हकदार हूँ मैं, अब के दोनों ने माइक दरमियान में रखकर गाया। तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। कौन कहता है कि मैं दोस्तों के बगैर ही ज़िंदगी में खुश हूँ। दोस्ती तो वो रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं। अच्छे दोस्त गंवाने के लिए नहीं बल्कि दिल में रखने के लिए होते हैं। लोग कहते हैं कि लड़कों की दोस्ती लड़कियों से अच्छी होती है क्योंकि उनमें जेलसी नहीं होती। जो ये कहते हैं तो उनको कभी अच्छे दोस्त मिले ही नहीं। अच्छे दोस्त भी किस्मत से मिलते हैं। सब उनकी दोस्ती के लिए दुआ करते हैं। शामिर इस लड़की को देखकर बेखुद सा हो गया था। फिर सारा फंक्शन उसकी नज़रें भटक भटक कर पीछे की तरफ उठ रही थी। आज उसकी बारात थी। आज उसने हमेशा के लिए अपना घर छोड़ देना था, जहाँ उसकी माँ उसे छोड़कर गई थी, जहाँ उसके बाप ने उसे संभाला था और पाल पोस कर बड़ा किया, जहाँ उसकी और पीछे की बहुत सी यादें बसी थीं। वो सुबह से अपने बाप के कमरे में थी और उनकी गोद में सर रखने से उसे सुकून मिल रहा था। जानती थी ये उसकी आखिरी दिन था इस घर में। उसके बाद उसने इर्तिज़ा का घर ही उसका घर कहलाना था। ये तो मेका कहलाना था। लड़कियां हमेशा लड़कियां ही घर छोड़कर क्यों जाती हैं? मारूफ ने हसन साहब की गोद में सर रखे सवाल किया। बेटा, ये तो दुनिया का दस्तूर है। उन्होंने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया। कोई लड़का अपना घर छोड़ कर नहीं आ सकता क्या? उसने सर उठाकर सवाल किया। लड़के कब अपना घर छोड़ कर आते हैं? ये तो लड़कियां हैं जो अपने माँ बाप अपना घर बार छोड़कर ससुराल जाती हैं। हसन साहब ने बात मजाक में अरे बाबा, मैं आपको याद करूँगी। उसने उदास होते हुए फिर अपना सर हसन साहब की गोद में रख दिया। तो जब मेरी बेटी का दिल करे मुझसे मिलने आ जाए। उन्होंने नरम लहजे में मोहब्बत समूहे कहा। चलो अब देखो परी कहाँ है। फिर मैं तुम दोनों को पार्लर छोड़ाऊँ? जी मैं देखती हूँ, वो कहती हुई परी के कमरे की तरफ बढ़ गई। उफ, तुम अभी तक क्या सो रही हो परी? उठो। तो यार, मेरी आज बारात है। माही ने परी को झंझलाकर उठाया तो वो आराम से करवट बदलकर फिर सो गई। मारूफ ने पानी का गिलास साइड टेबल से उठाया और उसको उल्ट दिया। सलाब आ गया। बचाओ मुझे, बचाओ कोई। परी ने उठते ही चीखना शुरू कर दिया। माही का कहकर गूंजा। परी ने बात सुनते ही माही को पकड़कर बेड पर धक्का दिया और सराहने से उसी पर कई वार किए। माही ने भी संभलते हुए दूसरा सराहना पकड़ा और फिर कमरे का माहौल कुछ यूँ था कि दोनों एक दूसरे को सराहने से मार रही थी। सारी रूई निकलकर कमरे में फैल गई। जब दोनों सराहने खाली हो गए तो वो बेड पर लेट गई थी। दोनों का कहका गूंजा। इधर रात का शामिर को परी ने तंग करके रखा हुआ था। वो आंख बंद करता तो उसका चेहरा सामने आ जाता। सुबह कहीं 4 बजे नमाज के बाद उसे नींद आई और वो भी कुछ घंटों के लिए। आज उसके दोस्त की बारात थी। शामिर ब्लैक पैंट कोट पहने, एक हाथ में घड़ी, बाल अच्छी तरह जेल से सेट किए हुए वो इर्तिज़ा के कमरे में आया, जो कि अपनी शेरवानी के साथ उलझा हुआ था। क्या हो गया है भाई? मोटे हो गए हो या जो बटन बंद नहीं हो रहा है? शामिर ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए इर्तिज़ा से कहा, जो अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखता था। उसे मोटी टोन वाले पुलिस अफसर बिल्कुल नहीं पसंद थे, इसीलिए वो बाकायदा से जिम भी जाता था। शामिर के मोटे कहने पर उसे रात वाली अपनी माही की बातें याद आईं, जो उसके होंठों पर मुस्कुराहट ले आई। यार, ये दर्जी ने इसका बटन लगाया था या मुझसे टूट गया, समझ नहीं आ रही। अब क्या करूँ? इर्तिज़ा ने शेरवानी के साथ उलझने की वजह बताई। मुझे बटन नहीं लगाने आते, भाभी से लगवा ली। शामिर के यूँ कहने पर वो उसे घूर कर रह गया। फिर शीशे के पास जाकर उसे सेट करके थोड़ी देर इर्तिज़ा शामिर के सामने खड़ा होते हुए बोला, चलें? कहाँ? शामिर अनजान बनते हुए बोला, मेरी शादी है गधे। इर्तिज़ा ने गुस्से से उसे जवाब दिया। शामिर सबके सामने एक संजीदा सा लड़का था, मगर कम ही लोग उसकी असल नेचर को जानते थे, जो कि बहुत ही नरम मिजाज, दिल में उतर जाने वाली आवाज़ वो गाता था तो सब खामोश होकर उसे ही सुनते थे। वो चलते हुए उसके पास आया और गले लगाकर उससे बोला, मारूफ हसन का साद मुबारक। इधर इसी लम्हे परी ने उसे सजते संवरते देखकर गले लगाकर कहा, एसपी इर्तिज़ा हैदर का साद मुबारक। तो सही कर लो मारूफ। इर्तिज़ा ने मुस्कुराते हुए उसकी तस्वीर करवाई और दोनों बाहर की जानब बढ़ गए। वो सब लोग उनके घर पहुंच चुके थे। हसन साहब ने बारात का इंतज़ाम भी लॉन में ही करवाया था। लॉन चौके काफ़ी बड़ा था तो मेहमानों का कोई मसला नहीं था। निकाह दोनों का पहले ही हो चुका था तो अब बस रुखसती ही होनी थी। इर्तिज़ा
ये इंतज़ार लोग आकर बैठ चुके थे। अब वो सिर्फ माही का इंतज़ार कर रहा था और शामिर की नज़रें लाशूरी तौर पर परी को ढूंढने में मसरूफ़ थी। जब वो दोनों उन्हें सामने से आती नजर आई, माही आज पूर इंतज़ार के लिए सजी थी और इंतज़ार उसे देखते सब कुछ फरामोश किए आगे बढ़ आया। माही स्टेज तक पहुंच तो रुक गई। इंतज़ार ने अपना हाथ मुस्कुराते हुए आगे किया, जिसे माही थामने वाली थी कि परी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे किया और इंतज़ार के हाथ पर ताली मार दी। ऐसे कैसे? परी ने मुस्कुराते हुए पूछा। वही दिल जला देने वाली मुस्कुराहट। अब क्या? इंतज़ार को समझ नहीं आई कि अब क्यों रोका है। मैं हूँ ना बताने के लिए। आप माही को स्टेज पर तभी अपने साथ बैठा सकते हैं जब आप मेरे हाथ पर 50,000 रखेंगे। परी ने सुकून से कहकर अपना मुतालबा सामने रखा। परी, बच्चे, ऐसी कोई रस्म नहीं है। इंतज़ार ने उसे पछताते हुए कहा। नहीं है तो क्या हुआ, हम बना लेते हैं ना। इस चीज़ का जवाब था उसके पास तो माही ने अपना सर पीट लिया। परिशे हमदानी, माही ने दांत पीसते हुए उससे मुखातब किया। बिल्कुल खामोश, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। हाँ तो मैं क्या कह रही थी। उसके यूं संजीदा होकर बोलने पर माही ने दांत कचचाए, जबकि वो इंतज़ार की जानिब मुतवज्जो हुई। और 50,000, सोच लो बच्चे, हमारा वक्त भी आना है। इंतज़ार ने उसे कहते पॉकेट से एक लिफाफा निकाला। देखी जाएगी, उसने हाथ जलाते हुए बात की। तो इंतज़ार ने उसके अंदाज पर हंसते हुए पैसे उसके हाथ में रख दिया। अब इजाज़त है? इंतज़ार ने उससे पूछा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बेगम है, हम कहाँ रोक सकते हैं। उसने सख्त दिल का मुजाहरा करते हुए इजाज़त दी। इंतज़ार ने माही का हाथ मजबूत से थामकर उसे स्टेज पर अपने साथ बैठाया। शामिर, जो कि फ़ोन आने पर बाहर चला गया था, अब बेध्यानी में अंदर आते हुए किसी से ज़ोरदार टकराव हुआ। परिशे, जो कि अपनी माँ से फ़ोन पर बात करते हुए बाहर जा रही थी, यकदम किसी से टकरा कर ज़मीन बोस हो ही जाती अगर बरवक़्त वो दरवाजे को न थामती। अभी वो कुछ कहने ही वाली थी कि सामने वाली हस्ती को देखकर चुप हो गई। इस शख्स को उसने इंतज़ार के साथ देख लिया था और माही के ससुराल वालों से वो पंगा नहीं चाहती थी। तभी वो साइड से गुजरने लगी तो मुकाबले की आवाज़ पर रुक गई। मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? लफ्ज़ी जवाब, और वो साइड से निकल गई। नो। शामिर की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। वो दोनों टेरेस में खड़े थे। इंतज़ार माही को अपने असार में लिए उसके सर पर अपनी ठोड़ी रखे आंखें मूंदे सुकून से खड़ा था और माही की नज़रें दूर अफक पर चांद पर ठहरी थी। आपको पता है, मैं रोज़ रात को सोने से पहले चांद को देर तक तकती रहती थी। जो सुकून से आंखें मूंदे खड़ा था, माही की आवाज़ पर उसे देखा। लेकिन वो कह रही थी, मुझे हमेशा से चांद को देखकर खुशी मिलती थी। इसे देखें ना, हर लड़की का पहला प्यार चांद ही होता है, फिर भी कोई उसको हासिल नहीं कर सकता। मुझे कभी कभी रक्श आता है इस पर कि इसमें इतने दाग हैं, फिर भी लोग इससे कितना प्यार करते हैं। खूबसूरत, दूर सा, मगरूर सा, वो चांद में खोई हर चीज़ से बेनियाज लग रही थी। अर्तज़ा मुस्कराया था उसकी मासूम बातों पर। तुम पहली बीवी होगी जो शादी की रात शोहर से अपनी तारीफ़ करवाने की बजाय चांद की तारीफ़ में मसरूफ़ है। इर्तिज़ा ने उसका रुख अपनी जानब करते हुए कहा। वो आंखें झुका गई। इर्तिज़ा उसे लिए कमरे में लगे शीशे के सामने आया। शीशे में दोनों का अक्स नज़र आया तो माही ने बेसाख्ता आंखों से ही नज़र उतारी। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए शुक्रिया, मेरी ज़िंदगी को हसीन बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर उसका रुख अपनी जानब किया। मैं चांद तारे तो उड़ कर लाने के वादे नहीं करूँगा। माही ने नज़रें उठाकर उसे देखा। लेकिन ये वादा ज़रूर करूँगा कि जब तक ज़िंदगी है आपकी हिफाजत करूँगा। अर्तज़ा ने उसका चेहरा हाथों में लिए उसके माथे पर लब रख दिए। माही ने आंखें बंद करके उसके लम्स को महसूस किया। वैसे पता नहीं बच्चों, तुम्हारी शादी कब होगी? परी ने उसे एक ज़बरदस्त घूरी से नवाजा। हमजा, जो नींद ना आने की वजह से परी के कमरे में आ गया था, अब अपनी फजूल बकबक से उसका दिमाग ख़राब कर रहा था। क्यों भाई, तुम्हें मैं आज़ाद घूमती अच्छी नहीं लग रही? परी ने मोबाइल साइड पर रखकर दोनों हाथ कमर पर रखे लड़ाका औरतों की तरह पूछा। नहीं, क्योंकि मुझे मेरी जेब खाली होती अच्छी नहीं लग रही। हमजा ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया। आखिर वो भी परी का भाई था। हाथ में शर्म नहीं आती? बहन पर पैसे लगाते हुए मौत पड़ती है, दफ़ा हो जाओ अपने कमरे में। उसने गुस्से में आकर हमजा से कहा। लेकिन हमजा पर कुछ ख़ास असर नहीं हुआ। बजो थोड़ी देर बाद हमजा की आवाज़ आई। वो मोबाइल में गुम थी, ननकारा भरकर रह गई। मैं तुम्हें तंग करता हूँ ना? पूछ रहे हो या बता रहे हो? परी ने आईब्रो कुचाते हुए पूछा। तो अगर कोई आपको तंग करे तो क्या करना चाहिए? हमजा ने उसके सवाल को सरे से इग्नोर किया। तलखिया, उसने सादगी से जवाब दिया। जैसे अभी मैं तुम्हें करूँगी, जो अपने कमरे में मैं नावल पढ़ रही हूँ और तुम अपनी बकबक से मेरा ध्यान हटाई जा रहे हैं। उसने चीखकर हमजा का पकड़ कर उसका कमरे से बाहर निकाल दिया। नावल ही पढ़ती रहेंगी आप, अब सो जाएं खुद भी, सुबह आपने यूनी भी जाना है। वो उसे अपनी
वो उसे याद करवाना नहीं भूला था। हाय ये कोर्स की मोटी मोटी किताबें, पता नहीं कैसे मोटी अकल वालों के दिमाग में जाती होंगी। वो बढ़ाती हुई फिर से नावल पढ़ने बैठ गई। सुबह नाश्ते के बाद ड्राइवर उसे यूं ही छोड़ आया। वो अंदर से थोड़ा डर गई रही थी। परीक्षा आमदनी और डर कोई मैच नहीं। फिर चेहरा ऊपर उठाकर कॉन्फिडेंस से आसपास देखा और अपना डिपार्टमेंट ढूंढने लग गई। एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे साइंस डिपार्टमेंट का बता देंगे किस तरफ है? परीक्षा ने एक ग्रुप जो कि यूनी के बीचों बीच खड़ा था उससे मुखातब करते हुए पूछा, लेकिन फिर लगा कि नहीं करना चाहिए था। परीक्षा की जाना इनकी पूछती। जब वो मुड़े तो उसने बेसाख्ता नजरें फेरी। वो स्टूडेंट कम गुंडे ज़्यादा लग रहे थे। गले में जंजीर, गिरेबान के बटन आधे खुले, मुंह से पान की अजीब सी बदबू आ रही थी। वो मुड़ने लगी कि उनकी आवाज़ ने रोक लिया। मैडम, यहाँ से सीधा आ जाएं और 3rd फ्लोर पर आपका डिपार्टमेंट है। इनमें से एक लड़के ने परी को रास्ता बताया तो वो सर हिला के आगे बढ़ गई। परी के जाने के बाद एक लड़के ने फ़ोन पर किसी को मैसेज भेजा। फिर एक घटिया मुस्कुराहट से दूर जाती परी को देखा। माई की सुबह आंख खुली तो दोनों साइड खाली देख आंखें मलती सीधी हो बैठी। जब उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस इल्तिज़ा पर पड़ी। वो उसे एक नज़र देखने के बाद नज़रें ना हटा पाई। क्या देख रही हो? इल्तिज़ा ने शीशे में नज़र आने वाले उसके अक्स को देखकर पूछा। ये कि पुलिस की वर्दी आप पर अच्छी लग रही है या इल्तिज़ा उसके सामने पूरी निशान से पुलिस वर्दी में मलबूस नज़र आया। या आप पुलिस की वर्दी में? कहने के बाद उसने मुस्कुराकर इल्तिज़ा को देखा। एक जानदार मुस्कुराहट इल्तिज़ा के लबों पर आकर ठहर गई। तो क्या पता लगा अब वो उसके सामने आकर बैठ गया था। मुश्किल है, उसने कहकर सर झुका लिया। इर्तिज़ा मुस्कुराते हुए फिर शीशे के सामने जा खड़ा हुआ। जल्दी से फ्रेश होकर आओ, इर्तिज़ा उससे कहकर एक कॉल सुनने में मसरूफ़ हो गया तो वो भी जल्दी से वॉशरूम में फ्रेश होने चलेगी। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई तो उसे देखकर इर्तिज़ा मुस्कुराए हुए उसके पास आया। उसका हाथ पकड़कर दूसरे हाथ से अपनी पॉकेट से एक खूबसूरत सी पाजेब निकाली और माही को बेड पर बैठाकर खुद नीचे बैठकर उसके पाँव में पाजेब पहनाई। कोई कह सकता था कि ये वही खड़ूस मशक्क़त मजाज एसपी इर्तिज़ा हैदर है जिसके नाम से दुश्मन काम जाते हैं। एक उंगली से उसकी पाजेब को छेड़ा और उसकी जानिब चेहरा उठाया तो आंखें उसकी नम आंखों से टकराईं। उसने तोहफे में फाइल कबूल कर ली है। जब वो चलेगी तो मेरा इश्क बोलेगा। इर्तिज़ा ने मुस्कुराते हुए शेर पर आता माही नम आंखों से मुस्कुरा दी। वो दोनों बाहर की जानिब बढ़ गए। फिर नाश्ते के बाद माही इर्तिज़ा को बाहर तक छोड़ने गई। तुम्हें पता है शोर को खुदाफिज कैसे कहते हैं? इर्तिज़ा ने खफा नज़रों से माही को घूरा। इर्तिज़ा, माही ने मसनूई मुँह बिगाड़ कर इर्तिज़ा का नाम पुकारा। इर्तिज़ा ने उसकी नकल उतारी। आप मेरी नकल उतार रहे हैं? माही को तो सदमा ही पहुँच गया। इर्तिज़ा उससे करीब आया और चेहरे पर फूंक मारकर को अल्लाह हाफिज़ कहकर चला गया। माही ने दिल में फ़ी ईमान अल्लाह कहकर उसे घर से रुखसत किया। परी जब 3rd फ्लोर पर पहुंची तो उसे एहसास हुआ उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस फ्लोर पर धुआं ही धुआं था। इस सिगरेट की स्मेल भी बहुत तेज़ थी। ये ऐसा यूनी के कोने में वाक़या था और आने के बाद लगता जैसे ये यूनी का हिस्सा ही नहीं और वो यहाँ से जाने वाली थी कि एक लड़की की चीख पर उसके कदम जंजीर हो गया। वो भागती हुई क्लास में दाखिल हुई तो आगे इसके मंजर ने उसकी हवाइयाँ उड़ा दी। 2 लड़के एक लड़की को बाजू में दबोचे और जबकि तीसरा इस लड़की की जानिब गलीज़ नज़रों से देख रहा था। परी के अंदर की परिशे हमदनी जागी। उसने पास पड़ी चेयर उठाकर ज़ोर से इस लड़के को मारी। बाकी 2 लड़कों की पकड़ इस अचानक अफ्ताह पर ढीली पड़ी। वो लड़की भागकर परी के पीछे छुप गई। परी ने एक नज़र उसे देखा और दूसरी नज़र बाकी के 3 लड़कों पर डाली जिसमें से एक दर्द से डरा रहा था क्योंकि कुर्सी के कील उसको छल्ली कर गए थे। अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो परी गहराई एक लड़की को यूं गराता देखकर वो दोनों एक पल को गड़ाए। फिर संभल कर एक परी की जानिब बढ़ा और उसे मुक्का मारने लगा कि परी ने वक़्त पर खुद को साइड पर किया और एक वक़्त की देर लगाए बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। लेकिन इस लड़की के खून रस्ते पाँव देखकर थोड़ा ही दूर भाग कर रुक गए। तभी परी इस लड़की को पास पड़ी चेयर पर बिठाकर मुड़ी। इसी वक्त यूनी के इस फ्लोर के दरवाज़ा खुला और एक लड़का अंदर दाखिल हुआ। सूरत-ए-हाल देखकर समझने में 1 मिनट नहीं लगा। एक लड़का परी की जानिब बढ़ा लेकिन परी ने पास पड़ा डंडा उठाकर उस लड़के की धुलाई कर दी और उसे मारने के बाद वो डंडा भी उसके ऊपर फेंक दिया। तभी दूसरा लड़का जो कि देखने में ताकतवर लगता था परी के करीब आकर हमला करने लगा कि परी ने ऐन वक़्त पर नीचे झुके उसकी टांगों के दरमियान अपना पाँव पूरी कुव्वत से मारा कि वो कराकर नीचे गिर झुका और परी ने मौका ज़ाया किए बगैर उसको हाथों, टांगों और डंडे से मार कर अधमुआ कर दिया। F16
आने वाले लड़के ने मुस्कुराकर कहा तो लड़की ने मुड़कर उसे देखा। तुमने भी मार खानी है, इज्जत चाहते हो तो भाग जाओ वरना इससे भी बुरा हाल करूँगी। नहीं नहीं, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, वो जल्दी से बोला। फिर रज़िया वो जो गुंडियों में फंस गई, वो इतने सीरियस माहौल में भी परी कही गई बात मुकाबले के मुस्कुराने पर मजबूर करी। नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, डिपार्टमेंट का पूछा था किसी से, इसने यहाँ भेज दिया। उस सबके इस लड़के ने वो अपने आने की वजह बताई। ओ अच्छा, माई दावे एम हमाद नियाज़ी। उस लड़के ने अपना तारुफ करवाया लेकिन हाथ नहीं बढ़ाया। परी ने इस लड़के को देखा, गंदबनी रंग में हल्की सी शेप हुई शक्ल, नौजवान था, शरीफ लगता है। परी ने सोचा परी से हमदर्दी है। परी ने अपना तारुफ करवाया, फिर इस लड़के के सामने ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गई। जब ऐसे कुत्ते रास्ते में मिल जाएं और रास्ता ना दें तो मज़ा लो, मैयत की मिसाल बनने से बेहतर है एक आध के हाथ पाँव तोड़कर बाकियों के लिए बेहतर बहादुरी की मिसाल बनो। औरत और शीशा हमेशा खतरे में रहते हैं। जब तक खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाओगी और अपनी तरफ उठने वाले हाथों को खुद नहीं काट सकोगी तो फिर और कई हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे। परी ने कहकर उसे उठाया और उसे लिए नीचे आया और किसी ने कैसे कहकर बैंडेज मंगवाई। फिर भी इस लड़की से बैंडेज की। इस सारे में हमान नियाज़ी ने उसकी बहुत मदद की, जिसका उसने शुक्रिया अदा किया। और सुनाओ बेटा, घर में सब खैरियत है? नाहिद ने प्यार से पूछा। हाँ। और ये अम्मी लहजे में शीरी समोए किससे मुखातिब है? मुझे तो कभी प्यार से बुलाया ही नहीं। वो मुँह बगाड़ के सोचते हुए नीचे आए। अल्लाह का शुक्र है आंटी, आने वाले ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। जबकि आवाज़ पहचान कर परी का मुंह खुल गया। माही ज़ोर से चीखती परी सीढ़ियों से नीचे आई। नहीं, बेगम ने सर झटका। ये नहीं सुधर सकती। इसे यूं भागता देख शामिर भी घबरा गया कि कहीं वो गिर ही ना जाए। शामिर की आज फ्लाइट थी, वो इसी सिलसिले में इर्तिज़ा के साथ था। कैसी हो बेवफा, तुम तो मुझे भूल ही गई हो। परी ने आते ही माही को गले लगाया। कम अकल, साथ बहनोई भी बैठा है। नाहिद बेगम ने आंखों के इशारे से उसे तस्बीह की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, माही ने मोहब्बत से जवाब दिया। उसे देखकर वो जी उठी थी। जी आप कैसे हैं? जी जीजा जी आप कैसे हैं? परी ने आंखों में शरारत समझ कहा तो नहीं। बेगम ने सर पटका। साली साहिबा मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? इर्तिज़ा ने भी उसी के अंदाज में पूछा। हमारा हाल बिल्कुल दुरुस्त है, परी शाहाना अंदाज में कहती। नहीं, बेगम के साथ बैठ गई। उन्होंने हाथ पीछे ले जाकर उसे चुटकी काटी। परी दुबक कर दूर हुई और आसपास देखा। इर्तिज़ा और माही आपस में बात कर रहे थे और शामिर मुंह नीचे किए अपनी हंसी रोकने की कोशिश में मसरूफ़ था। उसे एकदम ही तप चढ़ गई थी, लेकिन सह गई। मेहमान है, कोई बात नहीं। परी इस गुस्ताखी पर माफ़ कर दो। उसने दिल में कहकर खुद को तसल्ली दी। लेकिन ये ठहरा कि अब परी की नापसंदीदा लोगों की फहरिस्त में शामिर का नाम दर्ज हो चुका था। बाकी का सारा वक्त शामिर चाहकर भी अपनी निगाह परी पर से हटा नहीं सका। यह बात इर्तिज़ा माही की नज़रों से ओझल न रह सकी और जिसको वो कह रहा था वो लातल्लुक़ सी माही के साथ गप्पों में मसरूफ़ थी। इस लड़की में ऐसा क्या है जो मैं इसकी तरफ मुतवज्जो हो रहा हूँ? परी को देखते शामिर ने सोचा। शायद यही परी को देखते शामिर मुस्कुराया। जहाँ परी की ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी, लेकिन अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे। परी को यूनी में हमान नियाज़ी का नाम का एक बहुत अच्छा दिल का दोस्त मिल गया था। इसने कभी लड़कों से दोस्ती नहीं की थी, मगर हमाद को देखकर उसे उसकी नीयत में कोई खोट नज़र नहीं आया। जब हमाद ने परी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो परी ने भी इनकार नहीं किया। परी के लिए हमाद आज भी एक बेहतरीन दोस्त है, लेकिन हमाद के लिए परी उसे पता ही नहीं चला कि उस लड़की को कब उसने अपना दिल दे दिया। इर्तिज़ा और हमाद मारूफ अपने हनीमून से वापस आ गया। इर्तिज़ा वापस अपनी ड्यूटी निभाने में मसरूफ़ हो गया, मारूफ घर संवारने में। मारूफ और इर्तिज़ा की मोहब्बत से दिन ब दिन खिलती जा रही थी। शामिर अपना बिजनेस पाकिस्तान सेटल कर चुका था और पाकिस्तान मुस्तकिल आ चुका था। अम्मी परी मुंह मोबाइल में घुसाए किचन में काम करती नाहिद बेगम को चीखते हुए बुलाया। जबकि इसके यूं चीखने पर अंदर दाखिल होता हमज़ा ने कानों में हाथ रखे। यूं मत चीखा करें बज्जो, मोहल्ले वालों ने निकाल देना है, जंगल में छोड़ आना है, फिर सारी ज़िंदगी टाज़ा बन के चीखती फिरेंगी। हमज़ा ने उसके मुस्तकबिल का नक्शा खींचते उसे डराने की कोशिश की। तुम्हारी ज़ुबान ज़्यादा लंबी नहीं हो गई? परी ने घूरी से नवाजा। अम्मी यार, परी ने झिझराकर नाहिद बेगम को पुकारा। बदतमीज़, माँ को यार कहती है। आजकल की जवान नस्ल को पता नहीं क्या हो गया है। लोगों की औलादें होती हैं जो तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में रहती हैं, माँ के साथ काम में हाथ बटाती हैं और इधर देख लो, माँ काम करती जाए और खुद उस मुँहे फ़ोन में मुँह घुसाए पता नहीं क्या करती फिरती है। उन्होंने सर झटकते परी की शान में कसीदा ही पढ़ डाला। अम्मी आप ना मुझे इस किस्म की औलाद से मिलवा ही दें जो कसम दुनिया में एग्जिट
एग्ज़िट है ही नहीं। मैं 100% श्योर हूँ कि वो माएँ भी अपनी औलाद को इन्हीं किस्म की मिसालें देती होंगी जो किस्म दुनिया में पाई ही नहीं जाती। परी ने चमक कर जवाब दिया, हाँ भाई, अब तौरात पढ़ लिख गई हैं तो हमें सिखाएंगी। मैं तो आज से कुछ बोलना ही नहीं है। इस लड़की को मेरी बुला से जो मर्जी करे नहीं। बेगम सजट के दोबारा किचन में चली गई। हाँ, पहले इतना कुछ बोल लो फिर कह लो कि हमने तो कुछ कहना ही नहीं। वो मुँह में बड़बड़ाती दोबारा फ़ोन में लग गई। इस माँ को छोड़ के इस माँ की मदद कर दे, अगले घर जाकर मेरा नाक ही कटवाएगी। नाहिद बेगम ने गुस्से से उसे पुकारा तो वो हड़बड़ा कर सीधी हुई और मोबाइल छुपाती किचन में घुस गई। अगर अम्मी ने गुस्से में फ़ोन देख लिया तो तोड़ ही ना दें, इसलिए नो रिस्क। वो माई से मिलने उसके घर आई, लेकिन दरवाज़ा किसी और शख्सियत ने खोला था। आप? परी ने हैरानी से पूछा। क्यों, मैं नहीं हो सकता? मुझे लगा माही होगी। परी ने फ़ौरन संभल कर जवाब दिया, वो मार्केट तक गई हैं, आती ही होंगी। आप अंदर आ जाएं। शामिर ने परी को रास्ता दिया तो वो तज का शिकार होती अंदर आ गई। डरे मत, मैं जिन नहीं हूँ। ऐसे उसे यूँ उलझता हुआ देखकर शामिर सादगी से कहता किचन में चला गया। डरती नहीं हूँ मैं किसी से, और वैसे भी मैं ब्लू बेल्ट हूँ। परी ने जैसे उसके इल्म में इजाफा किया। वो मुस्कराया। मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। परी का मुंह खुल गया। धमकी। उसकी नज़र उस गड्ढे पर गई जो कि शामिर के मुस्कुराने से उसे गाल पर बन गया। परी ने फ़ौरन नज़रों का ज़ाविया बदला। शामिर उसके कंफ्यूज होने पर महफूज हुआ था। कुछ सोचकर उसने बात शुरू की। मुझे आपसे एक बात करनी है। एकदम वो संजीदा हुआ। बोले, मैं महातनगोश हूँ। परी भी संजीदा हो गई। मैं बातों को घुमा फिरा के करने का आदी नहीं हूँ, सीधी और साफ करूँगा। आज से कई साल पहले तय कर लिया था कि जो पसंद आई उसी से शादी करूँगा। कोई दिल को लगी ही नहीं। फिर आपको इर्तिज़ा की मेहंदी पर देखा, फिर बारात, और फिर इस दिन आपके घर। उसने गहरा सांस लिया। परी मुँह खोले उसे देख रही थी, लेकिन वहाँ मुकम्मल बेनियाजी थी। वो कह रहा था, सच तो ये है कि आप दिल को लग गई और कोई और नहीं आएगी यहाँ। उसने दिल के मुकाम पर हाथ रखा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, रिश्ता लाना चाहता हूँ आपके घर। उसने अपनी बात मुकम्मल करके परी को देखा जो फटी-फटी आंखों से उसे देख रही थी। वो मुस्कुराया तो वो चौंकी। कमबख्त डिम्पल। देखें, परी ने कहना शुरू किया कि साथ ही क्लिक की आवाज़ पर मेन गेट खुला और मारूफ अंदर आती दिखाई दी। भाभी आ गई हैं, बाद में बात करेंगे। अर्तज़ा ने उसे नरमी से टोक दिया। परी के चेहरे के तासरा यकदम बदले, जिन्हें शामिर ने नोट तो किया मगर कुछ बोला नहीं। अरे ये परी, तुम कब आई? मारूफ ने खुशगवार हैरानगी से पूछा। वो शादी के बाद पहली दफ़ा उसके घर आई थी, बस अभी। परी ने अपना रवैया हतल मकान नॉर्मल रखने की कोशिश की और वो कामयाबी भी हो गई। वो तासरा छुपाने में माहिर थी। अच्छा रुको, मैं सारा सामान किचन में रखा हूँ। मारूफ कहती किचन में घुस गई। परी शामिर की तरफ घूमी। अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि सबके सामने मुझे कर सकें तो आप ऐसे बुज़दिल शख्स को मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। हिम्मत है तो सबके सामने मुझे प्रपोज़ करें। परी गुस्से में जो मुंह में आया बोलकर उठ गई, जबकि उसे खुद भी समझ नहीं आया कि वो क्या कह गई। वो बाहर निकल गई। पीछे मारूफ अरे अरे करती रह गई। शामिर की पुरसोच नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया। जब वो दरवाज़ा पार कर गई तो एक नतीजे पर पहुँचते वो मुस्कुराकर उठा। हेलो डियर परी। हमारी यकदम परी के पास आकर बैठा तो वो चौंक गई। लगता है किसी गहरी सोच में गर्क हैं जनाब। हमार ने चमकती आंखों से परी को देखा और ये चमक सिर्फ परी को देखकर ही आती थी उसकी आंखों में। और परी ये बात जानती थी। बस ये सोच रही थी कि दुनिया कितनी अजीब है ना। परी ने दूर ग्राउंड में लगे फाउंटेन को देखते हुए कहा, लोग पहली नज़र की पसंद को मोहब्बत का नाम दे देते हैं, ये सोचते ही नहीं कि वो सिर्फ अट्रैक्शन भी हो सकती है। वो कहीं और ही खोई हुई थी। हमार ने गौर से उसका चेहरा देखा। वो कुछ खोई हुई थी, कुछ बदली हुई लगी। मोहब्बत चेहरों से नहीं होती है, जो कहते हैं ना वो बकवास करते हैं। मोहब्बत इंसान से होती है। ये जिससे दिल का रास्ता होता है। जब कोई दिल में खुद जाए तब होती है मोहब्बत। होती है। परी कुछ चौंकी। हाँ, मोहब्बत होती है। मोहब्बत होने और मोहब्बत करने में फ़र्क होता है। जो मोहब्बत करते हैं वो इंसान खुद करते हैं। कोई अच्छा लग गया तो उसे मोहब्बत समझ बैठते हैं, जबकि जो मोहब्बत होती है ना वो तो दिल में उतर जाती है। वही की तरह हमें पता भी नहीं चलता और मोहब्बत हो जाती है। हादसे की तरह? परी ने मासूमियत से पूछा तो वो मुस्कुराया। बिल्कुल हादसे की तरह, कहता वो उठ गया। और चलो, मेरी क्लास का टाइम हो गया, मैं तो चला। वो वाकई चला गया। उससे दूर होता गया। हमाद अपने पीछे परी की नज़रें महसूस कर सकता था। वो परी की रग रग से वाकिफ़ था। रात ही फ़ोन करके परी ने हमाद को शामिर का बताया था। वो उसके लिए खुश था। उसके चेहरे पर से वो मुस्कुराहट गायब थी। परी ने अफसोस से उसे देखा। काश कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। हमाद, तुम इस रास्ते पर चले हो जिसकी मंजिल में नहीं हो सकती। परी ने अफसोस से सोचा। तुम्हें एक चीज़ नहीं बताई परी, मोहब्बत में महबूब की खुशी ही आशिक के लिए सब कुछ होती है। तुम खुश रहो बस, चाहे वो मैं होता या कोई और होता। उसकी आंखों में नमी जागी
वाली थी जिसे उसने सख्ती से आंखें बंद करके अंदर कर लिया था। इस बार भी वो मोहब्बत करके नाकाम रहा था। ये नाकामी हमेशा हमार नियाज़ी के नसीब में ही क्यों होती है? जब कोई तुमसे कहे कि मोहब्बत के मामले में मैं बदनसीब हूँ तो मान लेना, क्योंकि वाकई कोई ना कोई मोहब्बत के मामले में बदनसीब होता है। जब कोई तुमसे कहे मोहब्बत महज धोखा है तो मान लेना, क्योंकि कभी कभी मोहब्बत धोखे के सिवा और कुछ नहीं होती। और जब कोई तुमसे कहे कि मोहब्बत एक लतीफ़ और खूबसूरत एहसास है तो यकीन कर लेना, क्योंकि किसी किसी के लिए मोहब्बत ही सिर्फ ज़मीन पर उतरती है। हमाद परी के ने बेबसी से उसे पुकारा। वो दोनों जैसे एक दूसरे की सोच पढ़ रहे थे। सोचें वो बात कर गई थी जो वो कभी मुंह से ना निकालते। मोहब्बत दुख तो देती है, मगर एक बात कहनी है कि जिसको चाहा जाता है ज़रूरी नहीं होता कि उसको पा लिया जाए। कभी उसके बिछड़ने से मोहब्बत कम नहीं होती। मोहब्बत दुख तो देती है, मगर ये कम नहीं होती। परी जब घर पहुंची तो पोर्च में गाड़ी खड़ी देखकर हैरान हुई। वो गाड़ी उनकी नहीं थी, लेकिन वो इस गाड़ी को पहचानती ज़रूर थी। कहाँ देखी थी इसने ये गाड़ी? ज़हन पर जोर डालो पर रिश्ते हमदनी। मगर हाय रे किस्मत, काम की चीज़ भी भला काम के वक़्त याद आती है। अपनी याददाश्त को कोसती हो ख्यालात में, मगर अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर सशब्द रह गई। हामिद झुककर नाहिद बेगम से प्यार ले रहा था। शायद वो जाने वाला था, इजाज़त ले रहा था। उन्होंने नरम लहजे में उसे इजाज़त दी और उठ खड़ी हुई। जैसे ही वो मुड़ा, परी को मुँह खोला खड़े देख शामिर को हंसी आ गई, जो बरवक़्त वो छुपा गया। शामिर चलता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ा, जबकि परी हनूज यूं ही खड़ी थी। उसके मुकाबिल रुकते, थोड़ा फासला रखते। शामिर उसके करीब झुका। मुँह बंद कर ले, मक्खी चली जाएगी, कहकर वो आगे बढ़ गया। वेरी फ़नी, वेरी ओल्ड। वो भी कहाँ उधार रखने वालों में से थी। मुस्कुराकर कहता शामिर। उसे इस वक्त जहर से भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। बट ओल्ड इज़ गोल्ड। वो पैर पकड़ती अंदर बढ़ गई, जबकि वो मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रहा था। जब वो नज़रों से ओझल हो गई तो वो भी अपनी कार की तरफ बढ़ गया। ये क्या लेने आया था? परी ने अंदर जानते ही सामने खड़ी नाहिद बेगम से सवाल पूछा, जबकि उन्होंने उसे घूरी से नवाजा। एक तो आपकी प्यार भरी आंखें मुझे देखकर ही क्यों घूरना शुरू कर देती हैं? परी के पूछने पर नाहिद बेगम ने जूती उतारी तो परी ने कमरे की दौड़ लगाई। वैसे वो लेने क्या आया था? थोड़ी देर बाद परी ने कमरे से मुँह निकालकर मासूमियत से पूछा तो उन्होंने गुस्से से बोला, तेरा रिश्ता। परी को तो 440 वाट का झटका लगा था। वो पूरी बाहर निकल आई और अभी कुछ कहने ही लगी थी कि नाहिद बेगम बोल उठी, इस नालायक औलाद का रिश्ता लेने कोई बाहर का पढ़ा लिखा आएगा? खुशफहमियाँ। उसे तो अपनी शान के ख़िलाफ़ सुनते सदमा ही पहुंच गया था। अम्मी, एक बात आप आज ही बता दें, सगी औलाद हूँ मैं आपकी ना? उसकी ज़बान नाहिद बेगम की पड़ने वाली जूती ने रोकी थी। हाय, मार डाला माँ। परी ने अपनी कमर पर हाथ रख लिया। उसकी कराहट नाहिद बेगम के दूसरी जूती की तरह बढ़ते हाथों ने रोकी और वो भागकर कमरे में गई। ज़बान चलो उल्लू, मेरी औलाद से बस और कोई काम नहीं आता उन्हें। वो बड़बड़ाती हुई किचन की जानिब बढ़ गई। परी की सालगिरह थी। उसे अपनी सालगिरह मनाना बहुत पसंद था। उसका कहना था कि ऐसी सालगिरह का फ़ायदा जब ढेर सारे गिफ्ट्स ही ना मिले। माही और इर्तिज़ा दोनों साथ खड़े बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इर्तिज़ा माही को देख रहा था, जो कि परी के साथ बखरी बातें कर रही थी। बस कर ही तेरी ही है। शामिर पता नहीं कहाँ से आ गया था। परी ने माही दोनों को ही बुलाया था, लेकिन अम्मी के कहने पर शामिर को भी दावत देनी पड़ी। वो उनके साथ रह रहा था। अजीब मजबूरी है, परी ने सर झटकते हुए कहा, और इसीलिए वो मौजूद था। मेरी है। ये कहते ज़िंदगी से भरपूर जानदार मुस्कुराहट इर्तिज़ा के लबों पर आ ठहरी। किसी की नज़रों को खुद पर महसूस करते मारूफ ने चेहरा फिरा तो इर्तिज़ा को अपनी तरफ देखते पाया। मारूफ के देखने पर इर्तिज़ा ने आँख मींग की, जिस पर मारूफ ने सस्त पाकर इधर उधर देखा। इर्तिज़ा हंसते हुए शामिर की तरफ मुतवज्जो हुआ तो ठहर गया। शामिर परी को ही देख रहा था, जो ब्लू कुर्ता जिस पर कढ़ाई के साथ गले पे गोल्डन गोटे का काम हुआ था, साथ वाइट प्लाजो पहने गोल्डन दुपट्टा शाने में फैलाए माही की किसी बात पर हंस रही थी। तो इधर क्या देख रहा है? इर्तिज़ा ने जानबूझ को पूछा। वो उसके मुंह से सुनना चाहता था। अभी बताता हूँ, कहकर शामिर मुड़ गया। इर्तिज़ा के लाख अरे अरे करने के बावजूद ना मुड़ा।
यकदम हॉल की लाइट्स ऑफ हो गईं और स्पॉटलाइट ऑन हो गई। म्यूजिक ऑन कर दिया गया। परी ने हैरत से हाथ में माइक पकड़े शामिर को देखा, जो कि उसी की तरफ बढ़ आ रहा था। रब्बा आया दर पे यार तेरे, सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सीने सपने सवार दे, तेनू रब दा वास्ता। परी आंखें खोले शामिर को देख रही थी, जो उसकी तरफ हाथ बढ़ाए उसका इंतजार कर रहा था। परी ने किसी ट्रांस की कैफियत में अपना हाथ शामिर के हाथ में रखा। शामिर उसे लिए स्टेज पर एक मखसूस जगह खड़ा हो गया और यकदम ही फूलों की बरसात हुई। परी ने चौंक कर ऊपर देखा तो शामिर को बख्शा खुद गुनाहों को सुन के दुआओं को। रब्बा प्यार है तूने कब सबको ही दे दिया, मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को, मुझको वो दिला ने जिसको है दिल दिया। शामिर ने परी को गोल गोल घुमाया। परी के लबों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। उसकी मुस्कुराहट देख शामिर के होंठ भी मुस्कुराने में ढले तो गाल का डिंपल नुमाया हुआ। उफ कमबख्त डिंपल, वो जो मुझे देख कर हंसे। पाना चाहूँ रात दिन उससे, रब्बा उससे नाम कर मेरे, तेनू दिल दा वास्ता। शामिर परी के साथ घुटनों के बल बैठ गया और अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। मुझे नहीं मालूम कि इस दिल से ने कब तुम्हारी चाह महसूस करना शुरू की। तुम बार बार आंखों के सामने आती थी, ध्यान बटाने की कोशिश करता लेकिन नहीं हो पाया। समझ तो आ गई थी लेकिन तस्लीम कभी नहीं किया। आज तुम्हारे सामने ये तस्लीम करता हूँ कि शामिर को परी की इन ऊटपटांग हरकतों पर प्यार आता है। उसकी मुस्कुराहट से वो जी उठता है। शामिर को परी से मोहब्बत है। मैं तुम्हें ऑन करता हूँ कि जब कभी मेरी कोई बात नागवार गुजरे तो मुझे टोक देना। मैं कोई आइडियल शोहर होने के दावे नहीं करूँगा, लेकिन ये गारंटी देता हूँ कि तुम्हें खुश रखने की हर कोशिश करूँगा। क्या तुम्हें मेरा साथ कबूल है? शामिर ने कहकर परी को देखा, जो मुँह से होकर उसे ही को देख रही थी। वो लंदन से पढ़ के आया हुआ जिसके पीछे लड़कियां मरती थी, आज भी उसे देखकर हर लड़की के दिल में ख्वाहिश जागती थी कि वो उसका नसीब हो। परी ने एक नज़र हाल पर डाली। उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां खड़ी थी, लेकिन उस शख्स ने उसे ही चुना था। उसने शामिर को बुज़दिली का ताना दिया था, मगर शामिर ने उसे मोहब्बत और इज़्ज़त साथ साथ होती है। अगर सिर्फ मोहब्बत हो तो इज़्ज़त ना हो तो मोहब्बत का एहसास भी जाता जाता है, रिश्ता खुला हो जाता है। अगर मोहब्बत के साथ इज़्ज़त और मान भी दिया जाए तो दिल में इस शख्स का मुकाम ऊंचा पहाड़ जैसा हो जाता है जिसकी चोटी नज़र नहीं आती। बादलों ने उसे ढक रखा होता है। आज शामिर ने भी उसे वही इज़्ज़त और मान दी थी सबके सामने, तो वो क्यों इनकार करती? परी ने साथ में सर हिलाया तो हाल तालियों और हुटिंग से गूंज उठा। आज वो लोग मंडी आए हुए थे कुर्बानी का जानवर खरीदने। परी भी जिद करके आई थी। ये ड्यूटी इर्तिज़ा के सर थी। परी के अब्बू मुल्क से बाहर गए हुए थे, जिसकी वजह से अब उसे ही ये काम सर अंजाम देना था। शामिर, इर्तिज़ा और परी गए थे जानवर खरीदने। इर्तिज़ा ने मारूफ को इतना कहा कि शादी के बाद पहली ईद है साथ जाएंगे जानवर खरीदने, लेकिन वो नहीं मानी। उसे डर लगता था। इर्तिज़ा के लाख कहने के बावजूद वो ना आई तो वो नबी नाराज़ होकर अकेला ही आ गया। अब बोर हो रहा था। कितना प्यारा है ना? परी ने एक छोटी सी बकरी को प्यार करते हुए कहा। कुर्बानी करनी है, इसे गोद नहीं लेना, शामिर ने कहा तो परी ने मुंह बनाया। खड़ूस सरिया बदतमीज बदतहजीब, कल कैसे बड़े बड़े दावे कर रहा था और आज ही दिल जलाने वाली बातें कर रहा है। आपका दोस्त ना होता ना तो वो इर्तिज़ा से गला करती फिक्रा अधूरा छोड़ गई तो यहाँ आता ही ना। परी ने बोलकर अपना दिल हल्का किया, मगर हाय किस्मत, शामिर पीछे खड़ा सब सुन चुका था। सही कह रही हो, यहाँ ना आता तो लंदन में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की के साथ घूम रहा होता। लेकिन आंखों में शरारत लिए परी को तंग कर रहा था, जो परी के तन बदन में आग लगा गया। आखिरी काम उसकी ठंडी ने पूरा कर दिया। वो फट पड़ी। मुझे पता था ये सब 4 दिन की चांदनी है। इधर लंदन में पता नहीं कितनी एक्स होंगी आपकी, और अभी तो 4 दिन भी नहीं हुए अभी से ये सब। मैं बताती हूँ अम्मी को उनका होने वाला फर्माबरदार नेक दामाद कैसा है। काश मैं कल हाँ कहने से पहले सोच लेती, लेकिन अब मैंने कह दी है तो ठीक है। अगर किसी एक्स का नाम भी लिया तो मैं शुरू कर दूँगी। परी जो शुरू हुई तो रुकी नहीं, जो मुँह में आया बोलती गई। किसे खुद को? शामिर ने मुस्कुराहट दबाए अफसोस से परी से पूछा। नहीं, इस बिलबस्तोरी को, परी ने चीख कर कहा तो उसका गुस्से से लाल चेहरा देख शामिर का कहका निकल गया। वो गुस्से से सर झटकी कार में जाकर बैठ गई। कहानी का बकरा इर्तिज़ा और शामिर ने ही पसंद किया, क्योंकि अब ईद में भी कुछ ही दिन रह गए थे। जब वो घर पहुंचे तो परी सबसे पहले गाड़ी से उतर गई और दरवाज़ा जोर से बंद करना ना भूली थी। शामिर जल्दी से उसके पीछे आया। कहाँ जा रही हो?
शामिर ने पीछे से पूछा। जहन्नम में गुस्से से भरपूर जवाब आया। हम गुनाह कर लेने थे, जन्नत में चली जाती। शामिर ने मुस्कुराहट दबाए उसे छेड़ा और वो छिड़ भी गई। वो पैर पर झटकते अंदर पड़ गई। शामिर की नज़रों ने उसके ओझल हो जाने तक पीछा किया था। इर्तज़ा घर पहुंचा तो माही किचन में काम कर रही थी। वो उसे इग्नोर किए घर में चला गया। माही भी पानी का गिलास लिए उसके पीछे आई। पानी इर्तज़ा की तरफ बढ़ाया जो उसने चुपचाप थाम दिया। ख़त्म करने के बाद माही ने गिलास रखने को आगे बढ़ाया तो इर्तज़ा ने गिलास साइड टेबल पर रख दिया और बेड की जानब बढ़ गया। ईद में 2 ही दिन रह गए हैं। कल आपने मेरे साथ काम करवाना है। माही ने बात का आगाज़ किया। नो रिस्पॉन्स। माशाल्लाह जानवर खूबसूरत है। माही ने फिर कोशिश की। नो रिस्पॉन्स। इस बार मैचिंग करें। माही अब बेड की चादर दुरुस्त करने लगी तो इर्तज़ा उठकर सोफे पर बैठ गया। नो कमेंट। अब के माही को गुस्सा आया लेकिन पी गई। वाइट कैसा रहेगा। एक और कोशिश की। नो रिस्पॉन्स। माही फिर सोफे के कुशन सेट करने लग गई तो इर्तज़ा उठकर बेड पर जा बैठा। माही को गुस्सा आया और उठकर बाहर चली गई। इर्तज़ा ने उसे बाहर जाता देखा, गहरा सांस लिया। इर्तज़ा आज पुलिस स्टेशन से आने के बाद सीधा कमरे में चला गया। बीबी परी माही को मेहंदी लगा कर गई थी। इर्तज़ा को अंदर जाता देख माही जल्दी से एक प्याला पकड़े कमरे में आई। इर्तज़ा सोफे पर नीम तराश था। माही चलते हुए उसके पास आई और प्याला बढ़ाया। इर्तज़ा ने नासमझी से उसे देखा। वो क्या है ना कि मेरी पहली ईद है शादी के बाद, तो मैं बुरा नहीं दिखना चाहती। माही के कहने पर इर्तज़ा ने आईब्रो खिंचाई जैसे उसकी बात समझने की कोशिश की हो। तो रूखा सा सवाल आया, तो ये कि उससे मेरे फेस पर लगा दें। मासूम के स्विमर से आंखें टपटपाकर कहने पर इर्तज़ा को बेसाख्ता माही पर प्यार आया। खुद लगा लो। वो भी नाराज़ था। माही ने कुछ कहे बगैर अपने मेहंदी से भरे हाथ इर्तज़ा के सामने किए तो इर्तज़ा गहरी सांस लिए उठा तो माही सोफे पर बैठ गई और आंखें मूंदे सर उससे टका दिया। इर्तज़ा उसको देखते भोले से मुस्कुराया और प्याले में मौजूद मवाद उसके चेहरे पर एहतियात से लगाने लगा। वो नाराज़ होकर भी नाराज़ नहीं लगता था। लगाने के बाद इर्तज़ा उसके साथ ही सोफे पर बैठ गया और उसकी मेहंदी देखने लगा। मार्क सूखने के बाद उसे धोकर माही कमरे में आई तो इर्तज़ा सामने खड़ा। माही ने आईब्रो खिंचाकर उसके खड़े होने की वजह पूछी। मैंने तुम्हारे ये मार्क्स लगाया। इर्तज़ा ने संजीदगी से सवाल किया। हाँ लगाया। तो माही ने नासमझी से सवाल किया। तो ये कि इर्तज़ा से कदम आगे बढ़ा के माही अभी भी उलझी हुई थी। चार्ज लगेगा। इर्तज़ा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कैसा चार्ज। माही भी चंद कदम पीछे हटी। एक प्यारा सा हग। इर्तज़ा ने मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करते माही को कहा जो उछलकर 2 कदम पीछे हटी। चलो। इर्तज़ा भी 2 कदम आगे बढ़ा। इर्तज़ा देखें रुक जाए। माही पीछे हुई लेकिन हाय किस्मत पीछे दवार थी। इर्तज़ा मुस्कुराते हुए मज़ीद आगे बढ़ा और माही को खींचकर गले लगाया। वो किसी कटी पतंग की तरह इर्तज़ा की बाहों में आ गई। थोड़ी देर बाद उसे छोड़कर इर्तज़ा पीछे हटा तो माही का लाल चेहरा देख उसे प्यार आया। चलो अब सफाई करें घर की। इर्तज़ा ने कहते माही का ध्यान बटाया। वो उसे घूरी से नवाज के बाहर की जानब बढ़ गई तो इर्तज़ा भी बालों में हाथ फेरते उससे पीछे चल पड़ा। परी और शामिर का निकाह ईद के दिन होना तय पाया था। परी अपने कमरे में बैठी नहा पड़ रही थी कि उसका फ़ोन रिंग हुआ। इनबॉक्स में मैसेज करने वाले का नाम देखकर उसके होंठों पर तबस्सुम बिखरा। बात हो सकती है। आप कौन। परी ने मुस्कुराहट दबाए सवाल किया। आगे से एक आईब्रो उठाए इमोजी आया। सीरियसली ऑफ कोर्स। आप बताते हैं या मैं ब्लॉक करूं। गुस्से वाली इमोजी के साथ मैसेज भेजा गया जबकि परी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। योर हस्बैंड टू बी। और परी के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आकर ठहर गई। योर वाइफ टू बी। परी के रिप्लाई पर शामिर के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट आई। परी दूर होकर भी जानती थी कि वो मुस्कुराए हुए कितना ही हैंडसम लगता है। ऊपर से वो कमबख्त डिम्पल सामने वाले का सत्यानाश कर देता है। वो तो अपनी मुस्कुराहट से सामने वाले को ज़ेर करने की सलाहियत रखता था। सुना है किसी का कल निकाह है। शामिर की तरफ से मैसेज मौसूल हुआ। लगता है कोई बहुत बेताब है। परी ने मुस्कुराहट दबाए मैसेज टाइप किया। बड़ी खबरें हैं जनाब को। शामिर ने परी को छेड़ते हुए मैसेज टाइप किया। सोशलाइज होना पड़ता है। परी ने जैसे बड़ी पत्ते की बात बताई थी। ओके अब मैं सोने जा रही हूँ। मैसेज करके बिल्कुल तंग नहीं करना वरना। परी ने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ा। वरना मैं कल इनकार कर दूँगी। परी ने कहकर फ़ोन साइलेंट पर रख दिया और अपना बिस्तर लगाने लगी। जानती थी यही एक धमकी कारगर साबित होगी और हुआ भी यही। परी का मैसेज पढ़ने के बाद शामिर ने फ़ोन लेते हुए अपने सीने पर रखा और आंखें मूंद ली। परी के निकाह की खबर जब से हिमात को मिली थी उसका दिल फिर से बेचैन होने लगा था। कितनी ही मुश्किल से उसने इस दिल को समझाया था कि उसकी ख्वाहिश करना छोड़ दे। अब यह खबर कि वो उसकी दस्तरस से दूर हो जाएगी इसे एक बार फिर पुलिस राह से गुजार रहा था।
दस 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 में है अनासर के इरादे किसके, सो बिखर के ही रहा कोई बिखरने वाला। वो अपने आप को कमरे में बंद किए अंधेरे में ज़मीन पर बैठे कहीं और ही गुम था। उसे अपना होश ही कहाँ था। वो को तो किरची हो गया था। अमाद ने बेड के नीचे हाथ बढ़ाकर एक तस्वीर निकाली और अपनी आंखों के सामने की। वो परीशे हमदानी की तस्वीर थी जो कि बेध्यानी में ली गई थी। अमाद अपना लेक्चर लेकर आया और परी को ढूंढता वो ग्राउंड तक आ गया जब उसकी नज़र नीले कुर्ते और सफ़ेद कैपरी में गले में दुपट्टा लिए किसी लड़की की बात करते हुए परी पर परी जो हंस रही थी कि अचानक हवा से उसके बाल चेहरे पर आ गया और परी ने बाल पीछे करने के लिए हाथ बढ़ाया और किसी एहसास के तहत नज़रें फेरी के दूर खड़ा हमाद नज़र आया। हमाद ने किसी ट्रांस में अपना कैमरा ऊपर करके और एक खूबसूरत मंजर को अपने पास महफूज कर लिया। उसके दिल की हालत बद हो रही थी। वो यकदम उठा और ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद तमाम चीज़ों को हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। वो इतनी ज़ोर से चीखा कि उसकी दिमाग की नसें उभरी। क्यों हर बार हमाद नियाज़ी ही क्यों हमाद नियाज़ी को मोहब्बत नहीं मिलती। वो 25 साला मर्द रो रहा था जो अपनी माँ के मरने पर भी सिर्फ एक दिन रोया था। बाद में अपने बाप को संभालने की खातिर खुद पर जबर कर बैठा। आज एक लड़की की खातिर उसकी आंखों से अक्षर वहाँ थे। मेरा क्या जुर्म है, आसमान की ज़्यादा मुँह की है। वो शिकवा कर रहा था। कभी कभी अल्लाह के से शिकवे भी कर लेने चाहिए, उससे कोई ताल्लुक तो रहता है। मैंने अपनी माँ के जाने के बाद आपसे शिकवा नहीं किया, इस लड़की के धोखा दे जाने के बाद भी शिकवा नहीं किया, लेकिन ये मोहब्बत मुझे रास क्यों नहीं आती। अपने बाबा का ख्याल करते हुए वो घर से बाहर निकल गया। अंधेरे में हुड्डी पहनने चेहरा छिपाए वो इस काली रात का ही हिस्सा लग रहा था। वो सुकून की तलाश में यूं ही मारा मारा फिर रहा था कि उसकी नज़र ऊपर पड़ी। ऊपर चाँद अपने पूरे गरूर से चमक रहा था। दूर उसे परी की चाँद सी लगी थी। वो दूर और मगरूर हसरत ही रहे तो बेहतर है। चाँद हासिल हो जाए तो कहाँ चाँद रहता है। एक ठंडी सांस हवा में खारिज करते वो आगे बढ़ा। काश वो इसको कभी बता पाता कि उसे परी से कितनी मोहब्बत है। काश वो उसे देख पाता कि वो इस वक्त क्या कर रही है। कुछ काश कभी पूरे नहीं होते, ये बस काश ही रह जाते हैं। चाँद की किरणों जाओ ना, तुम उसको छू के आओ ना। वो कब कब क्या क्या करता है, वो जागता है या सोता है, वो किससे बातें करता है, वो शाम को कैसा लगता है, वो रात को कैसा दिखता है, वो सोते कैसा लगता है, वो जागे कैसा दिखता है। तुम चुपके जाओ ना, तुम उसको छू के आओ ना। हम इसके बिना अधूरे हैं पर जाना मुश्किल लगता है। तुम कान में उससे कह देना, कोई याद बहुत तुम्हें करता है, या चाँद की किरणों जाओ ना। और चलते चलते उसका पाँव किसी चीज़ से टकराया। वो बुरी तरह ज़मीन पर गिरा। उसके हाथ पर रगड़ आई थी। वो उठने लगा कि वो दो हाथ उसकी जानब बढ़े। हमारे ने चौंक के उसे ऊपर देखा। सफ़ेद लंबी दाढ़ी, सर पर पगड़ी पहने पर नोर चेहरा लिए एक ज़ईफ़ उसकी जानब हाथ बढ़ाए सहारा दे रहे थे। उसे वो दिखने में ही कोई अल्लाह वाला लगा था। हमाद उनकी मदद से खड़ा हुआ तो वो उसका कंधा थपथपाते हुए बाईं जानब मुड़ गए। हमाद ने जब उसे देखा तो उसे समझ आ गई। वो भी उसके पीछे मस्जिद में दाखिल हो गया। वो बुजुर्ग वज़ू करने के बाद मुड़े तो हमाद को पीछे खड़ा देख मुस्कुराए, जैसे जानते हों कि वो आएगा ज़रूर। हमाद वज़ू बनाने के बाद उसकी हमामत में नमाज अदा करके जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो अपने खाली हाथों को देखकर अपनी बेबसी पर रोना आया और चुपचाप वहाँ से बिना दुआ मांगे उसका कोने में सर पिलर से टिकाए आंखें मूंद कर बैठ गया। मौलवी साहब ने जब उसकी तलाश में नज़र फेरी तो वो उन्हें एक कोने में पिलर के साथ बैठा नज़र आया। कुछ देर उसे देखने के बाद वो उठे और उसके बराबर आकर बैठ गए। किसी सांस के तहत हमाद ने आंखें खोली तो उन्हें खुद को देखता पाकर उनके अदब में सीधा होकर बैठ गया। थके हुए लगते हो, मौलवी साहब की आवाज़ पर उसने चौंक कर सर उठाया। रूह तक थक गई है। उसकी मसलियत को हम समझ जाएं इस काबिल कहाँ। मेरा दिल लगता है बंद हो जाएगा। उसमें क्या मसलत होगी। अभी तो तुम्हारे दिल ने सही से चलना शुरू करना है। मैं ही क्यों। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि हर बार तुम ही क्यों। मतलब हमारे को कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया। मतलब हर बार तुम्हारा दिल क्यों टूटता है। हर बार मोहब्बत क्यों नहीं मिलती। क्यों कोई अपने फ़ायदे के लिए तुमसे प्यार का नाटक करके चला जाता है। क्यों तुम इस मोहब्बत के लम्स से खौफज़दा हो। क्यों। बेकानी अंदाज में वो बोला। अलबत्ता दिल एकदम ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो गया। जब अल्लाह अपने किसी बंदे को अपने करीब लाना चाहता है तो अपनी कुर्ब से उसका दिल दुनिया की तमाम रंगीनियों से हटाना चाहता है तो वो उसका दिल ही उसी शख्स से महबूब बंदे के हाथों तुड़वाता है। अल्लाह तोड़ने वालों में बस टूटे दिलों में बसता है। इसने तुम्हारा दिल चुन लिया है। वो सांस
रोके उसकी बातें सुन रहा था। उसका दिल एकदम ही बंद हुआ था। हवा में घुटन का एहसास बढ़ने लगा। हमाद ने अपने सीने को जोर से मसलना शुरू कर दिया। बुजुर्ग कह रहे थे, अपने दिल उसकी याद से पाक कर लो, तुम्हें वो ताक करेगा जिसका तुम्हें गुमान नहीं होगा। हमाद को पसीने आने लग गए, मगर वो कह कह रहे थे, आज यहाँ रुककर उसको सोचो, अपना दिल उसकी याद से पाक कर ले। चुन तुझे चुना जा चुका है। बुजुर्ग उठ खड़े हुए। हमारे को एकदम हिचकी आई। उसे हिचकी लेता देख बुजुर्ग मुस्कुराए। एकदम से ही उसका सांस बहाल हुआ था। घुटन का एहसास भागा था। हमारे ने नजरें उठाकर देखा तो वो बुजुर्ग वहाँ से गायब हो गए। अभी तो तुम्हारे दिल ने सही से चलना शुरू करना है। कहीं दूर से आवाज़ आई, आज का दिन बहुत खूबसूरत था, खुशियों भरा ईद का दिन। करीब कल शामिर की तरह से ईद मुबारक का मैसेज भी आया था, मगर उसने सीन करके कोई रिप्लाई नहीं दिया। सुबह ही नाहिद बेगम परी के कमरे में आ गई। वो मैडम जो खरीदे गोदे बेच सो रही थी, नाहिद बेगम के चीखने पर आंखें मलती उठ गई। क्या यार अम्मी, इतनी सुबह कोई उठता है, वो भी यूँ सराहने खड़े बोलते हुए। हाँ हाँ, माँ का बोलना हमेशा ही मेरी औलाद को बुरा ही लगा है। ये नहीं हुआ कि उठकर माँ की मदद ही करवा दे। ईद का दिन है आज, निकाह है तुम्हारा। नाहिद बेगम बोलते बोलते उसका बिस्तर भी समेट रही थी। हाँ, तो मेरा निकाह है आज। आप डांट रही हैं, ऐसा कोई करता है भला? परी बोलते बेड पर खड़ी हुई, जो नाहिद बेगम ने उसे अभी समेटा था। बस ये मेरी ही औलाद है जो माँ का काम बढ़ाए। ये पता नहीं कौन सी लड़कियाँ होती हैं जो सुबह सुबह उठकर ईद त्यौहार के मौके पर सारा घर संवारती हैं। नाहिद बेगम उसे पीछे करती फिर से बेड समेटने लगी। अम्मी, वैसे मैंने कल प्रोफेसर से पूछा है, लड़कियों की जिस किस्म का आप जिक्र करती हैं ना, वो अब नापेद होती जा रही हैं। वरना बाल समेटते हुए उसकी ज़ुबान भी चल रही थी। नाहिद बेगम की जूती ने उसकी ज़ुबान रोकी, जो कि उसकी कमर को सलामी पेश करती नीचे गिर चुकी थी। अगर आज निकाह ना होता तो बताती मैं, वो गुस्से से कहती। बाहर की जानिब बढ़ गई। पहले कौन सा लिहाज रख लिया आपने, वो मुँह बनाती बोली, लेकिन जल्द ही एहसास हुआ कि अम्मी अभी कमरे में ही है। नाहिद बेगम का हाथ जूती तक जाते देख वो वाशरूम में बंद हो गई। कुर्बानी के बाद शामिरों और परी का निकाह था। तो परी ने स्पेशली हमाद को धमकी देकर बुलाया था, अगर तुम मेरे निकाह में ना आए तो मैं दोस्ती ख़त्म कर दूँगी। परी ने उसे धमकी दी। है परी, समझो ईद का दिन है, बहुत काम होता है, मुश्किल है। हमारा कोई और बहाना नहीं सूझा। मुझे कुछ नहीं समझना। तुम आओगे मतलब आओगे, परी ने रौब जमाते हुए कहा। वो अब उसे कैसे समझाता कि उसे किसी और का होता देख उसके इस दिल में क्या गुजरेगी। उसने बहुत मुश्किल से फिर उसको दिल को समझाया था। अब वो टूटा नहीं चाहता था। बहुत हिम्मत करके वो शीशे के सामने खड़ा हुआ था परी के निकाह में शिरकत के लिए। उसकी हिम्मत की दाद तो बनती थी। वो परी के लिए खुश था, बहुत खुश। फिर मोहब्बत तो वही है ना, महबूब की खुशी में खुश हो जाना, चाहे वो आपके साथ हो या ना हो। उसकी खुशियों की दुआ करना, फिर अपना ज़रूर बड़ा करोगे तो खुदा तुम्हें वो नसीब करेगा जो तुम खुश हो जाओगे। हाथ में पके बगैर पकड़े वो परी के घर बुके पकड़े हाथ में बुके पकड़े वो परी के घर में दाखिल हुआ। एक मुस्कुराहट उसके चेहरे का अहाता किए हुए थी। घर में अफरा तफरी का आलम था। थोड़ी ही देर बाद उसे सामने से परी आती दिखाई दी। वो सब कुछ भूल गया। परी पिंक कलर की मैक्सी पहने, बालों का स्टाइल बनाए, हाथों में गजरा पहने, दोनों हाथों से मैक्सी उठाए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। हमाद अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे, मेरे बुलाने पर तो ज़रूर। परी की आवाज़ से उसका सख्ता टूटा। हाँ हाँ, आ गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। परी वो कुछ कहने लगी कि नाहिद बेगम ने उसे बुला लिया, क्योंकि शामिल लोग आ चुके थे। हमारे अपने हाथों पर लगे अपने चेहरे पर हाथ फेरकर खुद को नॉर्मल किया। परिश हमदानी वल्द हमदानी अवान, आपका निकाह शामिर से 50,000 वक्त मेहर के साथ किया जाता है, आपको कबूल है। साइन करते हुए परी के हाथ लम्हे भर को कांपे थे। इर्तिजा ने उसके सर पर हाथ रख कर उसे रिलैक्स किया तो उसने साइन किया। वो जितनी बहादुर से ही लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली, मगर वो वक़्त ही कुछ ऐसा था कि वो लज्जत गई थी। जब परी ने पेपर पर साइन किया तो इधर हमाद ने अपनी आंखें मीच लीं। दिल का फट रहा था। आंसू आंखों से निकलने को बेताब थे। उसका जब ख़त्म हो रहा था। वो यहाँ अपना काबू नहीं खोना चाहता था। वो यहाँ से दूर जाना चाहता था, लेकिन दरवाजे के दरमियान लोग बहुत थे। वो क्या करता, कहाँ जाता? इसी लम्हे परी उठकर उसके पास आ रही थी। उफ परी, अभी नहीं पता है अज़ियत का लम्हा कौन सा होता है? जब दिल फट रहा हो, आंसू बाहर निकलने को बेताब हो, कहीं दूर, बहुत दूर जाने को दिल करे, और तुम क्या करो
तुम आंखें नीचे आंखों हाथों की मुट्ठियाँ बनाए अपना ज़ब्त आजमाओ और फिर आंखें खोलो, हाथों को आज़ाद करो, होंठों पर मुस्कुराहट डालो, चाहे तुम्हारा दिल तहस नहस हो रहा है पर हमारा ज़ियत की इंतहा का लम्हा होता है। हमारा तुम ठीक हो? उसे यूँ करता देख परी को वो ठीक नहीं लग रहा था। मैं ठीक हूँ, मुबारक हो। हमारा मुस्कुराते हुए उसे मुबारकबाद दे रहा था कि पीछे से आवाज़ आने पर परी मुड़ी और इसी लम्हे उसकी आंखों से एक आंसू टपका। जिनकी किस्मत में हो रोना मौसी, वो मुस्कुरा भी दे तो आंसू निकल आते हैं। वो वहाँ से निकल गया और उसे अब दूर जाना था। उसे खुद को संभालना था। उसे यूँ अपनी मोहब्बत के ख़त्म हो जाने का तमाशा नहीं लगाना था। उसे खुद के साथ कुछ वक़्त गुजारना था। परी कमरे में बैठी हुई थी। जब दरवाज़ा खुला उसने दरवाजे की जानिब देखा तो दिल 190 की स्पीड से धड़क रहा था। माई शीशे के सामने खड़ी अपनी चूड़ी उतार रही थी। बहुत प्यारी लग रही हो। इर्तिज़ा ने उसकी चूड़ियों के साथ खेलते हुए कहा, जो कुछ हाथ में रहने दी थी। आप भी? माहरूफ की ज़ुबान से निकला तो इर्तिज़ा ने चौंकों से देखा। कौन क्या लग रहा है? वो इर्तिज़ा उसके थोड़ा डीप होकर पूछने लगा। वो मुझे चेंज करना है। माही को समझ नहीं आई कि उसने कैसे बोल दिया। माही, इर्तिज़ा की खुमार में डूबी आवाज़ पर माही ने पलकें झुका दी। जब बाहर बादल चमकते और बारिश बरसना शुरू हो गई और बारिश की दीवानी माही इर्तिज़ा को लिए टेरेस पर आ गई। इर्तिज़ा, देखें चाँद कितना प्यारा लग रहा है ना, यूं बादलों के घेरे में तो और खूबसूरत लग रहा है। और मेरा चाँद यहाँ है मेरे घेरे में। इर्तिज़ा ने उसे अपने घेरे में लेते हुए कहा। कुछ लोग चाँद की तरह होते हैं, ठंडे और पुरसकून। उसका साथ हमेशा खुशी और इत्मीनान बख्शता है। ज़िंदगी में चमक और रोशनी ऐसे ही लोगों से होती है। माही ने चाँद को देखकर कहा और आखिरी लाइन इर्तिज़ा की जानिब देखकर बोली। इस खूबसूरत इज़हार पर इर्तिज़ा के लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट आ गई। इर्तिज़ा ने उसे अपने करीब किया। माही ने भी पलकें झुका दी। चाँद भी उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए बादलों में छुप गया। दरवाजे से अंदर आता देख परी अपनी जगह खड़ी हो गई। शामिर आगे बढ़ा और परी के मुकाबिल खड़ा हो गया। परी उसे अपने सामने देख पलकें झुका गई। उसे समझ नहीं आया क्या कहे। ऊपर से वो देख ऐसे रहा था, वो कंफ्यूज हो गई और उंगलियां मरोड़ने लगी। उसे कंफ्यूज देख शामिर आगे बढ़ा और पूरे इस्तेकाक से उसके माथे पर मोहब्बत की मेहर नस्ब की। परी के दिल ने बीट मिस की उसके लफ्ज़ पर। तुम खास हो इबादतों जैसे, उठते हाथों की मांगी हुई दुआ जैसे, किताबों में लिखे खूबसूरत अल्फाज जैसे। तुम खास हो बिल्कुल मेरी ज़ात जैसे। इस खूबसूरत इज़हार पर परी के होंठ भी मुस्कुराहट में ढल गए। मेरी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए शुक्रिया। शामिर परी का हाथ पकड़ा। तम और नकाब मुबारक, आपको भी नकाब मुबारक। परी ने भी मुस्कुराते सर झुकाए कहा, जिससे शामिर की मुस्कुराहट गहरी हुई और गाल का डिंपल निकल कर सामने आया। परी को अपने दिल हमेशा की तरह आज भी इसमें डूबता महसूस हुआ। उसकी ख्वाहिश थी कि वो उसे छू कर देखे और अब तो वो इसका महरम भी है, लेकिन हिम्मत कहाँ से आती। परी को खुद को तख्ता पाकर शामिर ने उसका हाथ पकड़ा और अपने डिंपल पर रख दिया। परी ने चौंक कर पहले शामिर को फिर अपने हाथ को देखा और पल में उसके चेहरे पर बिखरा। शामिर ने बड़ी दिलचस्पी से यह मंजर देखा। अपनी शर्म दूर करने को उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। छू लो तुम्हारा ही है। शामिर ने उसे छेड़ा और सदा की जज्बाती परी हमेशा की तरह छेड़ भी गई। अगर आपके पास ये है तो ज़्यादा उतराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने आपको डिंपल दिया है तो गुरूर नहीं करना चाहिए। परी ने तरफ कर जवाब दिया। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। शामिर मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा तो परी के अगले जुमले ने उसके पाँव रोक दिए। मीर, आप मेरे साथ 2 नफल अदा करेंगे क्या? शामिर मुड़ा और उसके पास पहुंचकर पूछा कि परी गड़बड़ा गई। उसने ऐसा क्या कह दिया? 2 नफल अदा? पहले क्या बोला था? शामिर ने उसकी बात काटते हुए कहा। मीर, आप? परी ने नासमझी से कहा। दोबारा मेरा नाम लो। उसकी ख्वाहिश पर परी ने उसको देखा। मीर? शामिर ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद शामिर आगे, जबकि परी उसके पीछे नमाज पढ़ रही थी। मोहब्बत की तकमील के नवाफिल। मोहब्बत ही होती है। वसल और हिजर तो बाद में आता है। मोहब्बत में नफ़ा और नुकसान नहीं देखती है। वसल अता करे तो सो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं तो हिजर में उसकी यादें तो साथ होती हैं। कुछ लोगों की किस्मत में मोहब्बत उनके हमसफ़र की शक्ल में आती है, जैसे मारूफ और इर्तिज़ा। और कुछ लोगों पर मोहब्बत मेहरबान हो जाती है, जैसे परीशे और शामिर। और कुछ लोगों की किस्मत में अगर उसकी मोहब्बत का वसाल नहीं लिखा होता तो उनका मतलब ये है कि उनके लिए कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों से बेहतर लेकर उन्हें बेहतरीन से नवाजा जाता है। ख़त्म शुद। बहुत ही अच्छा नावल था। उम्मीद है कि आप सबको भी पसंद आएगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और